तो बच्चा बड़ी स्वागत है आप सभी का, है ना। अब देखो यार, टीचर्स के लिए तो तुम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, बट रहोगे तो भाई स्टूडेंट ही, है कि नहीं। तो भाई एक अपना अलग बॉन्डिंग है कि नहीं दोस्तों। अब ड्रेनेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ड्रेनेज क्या है, एक बहुत ही सिंपल टर्म है, ठीक है। इसको आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब इसको और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपने अपने आसपास कई सारे नदी नाले देखे होंगे, कई सारी झील देखी होंगी, है ना। तो बेसिकली ये सब क्या है दोस्तों, ये सब वाटर के रिसोर्सेस हैं। अगर सोच के देखिए कि ये चैनल्स एग्जिस्ट नहीं करते, नदियां एग्जिस्ट नहीं करती, ये नाले एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या होता, हर जगह पानी भर जाता, हर जगह फ्लडिंग हो जाती। जब बारिश होती तो सब जगह लोग पानी में जो है तैर रहे होते और ये सब कुछ डूब चुका होता। तो कुछ इस तरीके का जब पैटर्न बनता है नदियों के फ्लो करने का बच्चों, तो ये बन जाता है आपका ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। जब प्राइमरी जो बेसिक ट्रिब्यूटरीज है आपकी, जो स्टार्टिंग ट्रिब्यूटरीज है किसी नदी की, वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है उसको राइट एंगल्स पे आके ज्वाइन कर रही हैं, तब ये बन जाता है ट्रेलिस पैटर्न। हाउएवर कई सारे जियोलॉजिस्ट का मानना है एक माइटी नदी थी जिसका नाम था शिवालिक, ठीक है, या फिर इंडो ब्रह्मा। ये पूरे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब हिमालय का जो पूरा आपका इस तरीके का आर्क बनता है, यहां से ये नदी अगर आप देखेंगे तो फ्लो किया करती थी, ठीक है। जनरली कवरिंग फ्रॉम आसाम टू पंजाब, और फिर आगे सिंध यानी पाकिस्तान वाले सेक्शन चली जाती थी, और फाइनली जो है आपका लोअर पंजाब का जो सेक्शन है वहां पे खाड़ी बनता है, गल्फ ऑफ सिंध बनता है, ठीक है। मियोसीन पीरियड, बहुत पुरानी बात है, करीब 5 से 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले, तो वहां पे जाके फाइनली फॉल आउट कर जाती थी। फिर रिवर अगर आप देखोगे तो गंगा नदी फाइनली कहां डिस्चार्ज होती है बेटा, आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर के, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, नियर द सागर आइलैंड। चलिए, तो बच्चों कैसे आप सभी, क्या हाल चाल आप सभी के, आई गेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, है ना। तो बच्चा बड़ी स्वागत है आप सभी का, है ना। अब देखो यार, टीचर्स के लिए तो तुम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, बट रहोगे तो भाई स्टूडेंट ही, है कि नहीं। तो भाई एक अपना अलग बॉन्डिंग है कि नहीं दोस्तों। चलो, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को जो है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों का कमेंट्स भी आता है, अच्छे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे यार, बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर, है ना। चलो, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, आई गेस बहुत अच्छे, सब बढ़िया चल रहा होगा लाइफ के अंदर, तैयारी चल रही होगी आपकी अपनी बढ़िया सी, है ना। चलिए, तो जब हम बात करते हैं ना बालक, किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब हम बात करते हैं हमारे एक ऐसे टॉपिक की जिसको आपने क्लास 9 में भी स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, और वही टॉपिक आप थोड़ा इलैबोरेटेड तरीके से, थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड तरीके से आप पढ़ते हैं अपने क्लास 11 के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके प्यारे प्यारे टॉपिक यानी ड्रेनेज की। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म यानी आर्ट्स वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल, उम्मीद है सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। हालांकि मैं आपके हालचाल कई बार पूछ चुका हूं, कह रहे होगे सर, अरे यार सर कितनी बार हालचाल पूछोगे यार, जरूरी है यार, बच्चों के हालचाल अच्छे रहेंगे तभी तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। बिकॉज वही है यार आपके जीवन में, अभी फिलहाल तो पढ़ाई है, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद आप फिर आगे लाइफ में और कुछ बहुत अच्छा कर लेना। चलिए, तो फिलहाल यार देखो, आपके साथ हम लोग ये प्रॉपर वन शॉट अपना बढ़िया सीरीज कर रहे हैं भाई, है ना। और इसी वन शॉट सीरीज में आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है बच्चे, वो है ड्रेनेज। और ट्राई करेंगे कि भैया कम समय के अंदर जो है बढ़िया सा वन शॉट अपन कर पाए। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बच्चों, एक और अपन ट्राई करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जिससे कि कम समय में, कम टाइम के अंदर जो है आप यहाँ पे चीजों को रिकॉल कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए समय बहुत जरूरी है। अब समय अगर आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, फिर आप चीजें यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर टाइम इफेक्टिव तरीके से स्टडी करना, यही अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से टॉपिक को, जिसका नाम है ड्रेनेज बच्चों। अब ड्रेनेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ड्रेनेज क्या है, एक बहुत ही सिंपल टर्म है, ठीक है। इसको आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब इसको और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपने अपने आसपास कई सारे नदी नाले देखे होंगे, कई सारी झील देखी होंगी, है ना। तो बेसिकली ये सब क्या है दोस्तों, ये सब वाटर के रिसोर्सेस हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब ज्योग्राफी स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज आपके अवेलेबल है, जहां से उस एरिया को पानी मिल रहा है। और अगर कोई नदी वहां से बह रही होती है, कोई रिवर वहां से फ्लो कर रही होती है, तो वो एरिया कहलाता है उसका ड्रेनेज बेसिन। यानी जहां से कोई पानी का जो वाटर बॉडी है किसी इलाके से होकर गुजर रहा है, तो ज्योग्राफी में उसको हम लोग कहते हैं कि भैया वो इलाका उस पर्टिकुलर वाटर रिसोर्स के द्वारा ड्रेन किया जा रहा है, ठीक है। और वो जो एरिया है उसको ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग कह देते हैं बेसिन। तो बस ड्रेनेज चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पेरिनियल और हमारी जो हिमालयन रिवर्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और किस किस इलाके को ड्रेन करती हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या फीचर्स वो क्रिएट करती हैं, यही सारी बातें करेंगे हमारे चैप्टर यानी ड्रेनेज के अंदर। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलो,
तो आपने पानी को नदियों के थ्रू बहते हुए देखा होगा, नदी नाले हो गए, या फिर आपने देखा होगा बारिश के समय कुछ टेम्परेरी वाटर रिसोर्सेज बन जाते हैं। जैसे अगर आप कभी भारत के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में जाइए, भारत के दक्षिणी और पूर्वी पार्ट्स में या पश्चिमी पार्ट्स में आप जाएंगे, घाट्स वाले सेक्शन साइड पे, तो आपको दिखाई देगा कि वहां रेनी सीजन यानी मानसून के टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स बन जाते हैं, जो कि समर सीजन आने में एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों की सीजनल टाइम पे भी बहुत सारे जो हमारे चैनल्स हैं वो यहां क्रिएट हो जाते हैं, जो कि आपके एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं, मतलब एक तरीके से बाहर ले जाते हैं। अगर सोच के देखिए कि ये चैनल्स एग्जिस्ट नहीं करते, नदियां एग्जिस्ट नहीं करती, ये नाले एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या होता, हर जगह पानी भर जाता, हर जगह फ्लडिंग हो जाती। जब बारिश होती तो सब जगह लोग पानी में जो है तैर रहे होते और ये सब कुछ डूब चुका होता। अब क्योंकि हमारे पास ये चैनल्स हैं, ये रिवर्स हैं, नदियां हैं, नाले हैं, तो ये क्या करते हैं, इस एक्सेस वाटर को अपने साथ कैरी आउट कर ले जाते हैं। और आप लास्ट में देखोगे कि जो नदी का भी पानी है वो कहां जाके मिल जाता है फाइनली, आपके समुद्र के साथ, आपके सी या ओशन के साथ। इजंट इट? और ओशंस तो आपको पता है कि बच्चों बहुत बड़े होते हैं, है ना। चलिए तो कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं नाउ। तो अगर आपने देखा होगा तो देखिए पहाड़ों से कुछ इस तरीके से बहती है नदी कि क्या सुंदर ही लगता है ना। तो पहाड़ों के अंदर नदियों का जो मतलब आप ये मान लीजिए नदियों का बहना है वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सीनरी है। तो जो हम लोग जनरली वॉलपेपर्स के अंदर देखते हैं वो आपको पहाड़ों में रियलिटी दिखाई देगी। और मैं सही बता रहा हूं दोस्तों कि इसके किनारे आप बैठ जाइए, इससे ज्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा सोशल मीडिया पार्टी वार्टी सब एक तरफ और नदी के किनारे पहाड़ों में बैठना एक तरफ। तो ये जो आपका म्यूजिक है ना एकदम नेचुरल नेचर वाला, वो आपको एकदम कहते हैं ना एकदम ऐसे अट्रैक्ट करके अपने साइड ले जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं नाउ। जब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, हमारे ड्रेनेज की, ठीक है, जब भी हम कभी बात करते हैं किसके, हमारे ड्रेनेज की माय डियर, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ड्रेनेज की बात होती है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ड्रेनेज को आप डिफाइन कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम लोग ड्रेनेज को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी ड्रेनेज को डिफाइन करने की बात आती है ना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ड्रेनेज को डिफाइन कर सकते हो। तो ड्रेनेज का मतलब क्या है, ड्रेनेज का मतलब है कि पानी का फ्लो होना किसी पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, तो जब भी कभी किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी चैनल के थ्रू जो है पानी आपका फ्लो करता है बच्चों, ये कहलाता है आपका ड्रेनेज। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को लिख देते हैं, दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल। नाउ अब अगर आप देखोगे बच्चों, जो नेटवर्क होता है ऐसे किसी भी चैनल का, नेटवर्क मतलब जब बहुत सारे चैनल्स आपस में कहीं आपको एक जगह पे एक साथ मिलते हैं, तो ये बन जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं, द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं हमारा ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा अब अगर आप बात करोगे बच्चों, जो ड्रेनेज होता है किसी भी एरिया का, वो ऑब्वियस सी बात है उसके बहुत हद तक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि ड्रेनेज की अगर हम बात करें किसी भी एरिया का, ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स को देख लीजिए, ईस्टर्न घाट्स को देख लीजिए, तो वहां पे आप देखोगे कि मैक्सिमम नदियां आपकी कहां से निकल रही होती हैं, वेस्टर्न घाट्स वाले साइड से। अब अगर आप देखोगे तो एक ऐसा ढलान सा है ना, वेस्टर्न से आप अगर ऐसे ईस्टर्न जाओगे तो एक ढलान सा है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो नदियां यहां पहाड़ों से ओरिजिनेट कर रही होती हैं वेस्टर्न घाट्स के, अच्छा ढलान से फ्लो होते हुए कहां जा रही होती हैं, बे ऑफ बंगाल में। दो नदियों को छोड़ दिया जाए, नर्मदा और तापी को, तो बाकी मोस्टली का केस ऐसे है। भारत के नॉर्दर्न प्लांट्स में आप चले जाइए, नॉर्दर्न पार्ट्स में, तो नॉर्दर्न पार्ट्स में भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो नदियां आपकी वो हिमालयन बेल्ट से निकल रही हैं, हिमालय के पहाड़ों से, और फिर आप देखोगे एक ऐसे ढलान से बहती हुई जो है नीचे की तरफ आ रही है। तो नदी हमेशा अगर आप देखोगे बच्चों,
तो हमेशा ऐसे इलाकों से ओरिजिनेट करके फ्लो करती है जहां पे आपको एक स्लोप, एक ग्रेडियंट देखने को मिलता है, ढलान देखने को मिलता है, ठीक है। बिकॉज नदी के पास ना पानी नहीं होता, नदी के पास बहुत सारी चीज होती है, नदी के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, सैंड होता है, मिट्टी होता है, और इन सबको बहाने के लिए आपको एक ना फोर्स चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो बहुत जरूरी है, वो तभी आपको मिलेगी जब ऐसे ढलान से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप नीचे आ रहे होगे। तभी आप देखिए कि जब नदी ऊपर पहाड़ों में बहती है तो बहुत फोर्स के साथ, बहुत वेग के साथ बहती है, बट वही जब अगर प्लेन एरियाज में आ जाती है तो आपको थोड़ा सा वो स्लो डाउन होता हुआ दिखता है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ थोड़ा सा, है ना। सो ड्रेनेज को हमने डिफाइन किया, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल, और जब ऐसे ही चैनल्स का एक नेटवर्क आपको मिल जाए तो बन जाता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। चलिए अब जब बात की जाती है दोस्तों, बच्चों फटाफट से हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स की, तो ड्रेनेज सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो ड्रेनेज सिस्टम्स अपने कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स, ठीक है। तो जब हम ड्रेनेज पैटर्न्स की बात करते हैं तो देखिए ड्रेनेज पैटर्न्स आपने क्लास 9th में ही पढ़े थे अपने सिलेबस के अंदर। तो कभी भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन की अगर बात करिए, तो यहां पे जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है, डेंड्राइटिक है। डेंड्राइटिक का मतलब होता है दोस्तों यहां पे कि एक ब्रांचेस जैसा निकलना, जैसे आपने कभी पेड़ के ब्रांचेस देखे होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा कि पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना, तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहां पे नदी के भी जब इस तरीके के ब्रांचेस निकले होते हैं, ठीक है, कई सारी छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज इससे निकल रही होती हैं, तो इस टाइप का पैटर्न कहलाता है आपका डेंड्राइटिक पैटर्न, ठीक है। कि हमने क्या देखा कि एक मेन नदी है और वो कई सारे पार्ट्स में इधर 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 डिवाइडेड है, इसके कई सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द डेंड्राइटिक पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन में आप देखिएगा तो नदियां कुछ ऐसे ही बहती हैं। फिर आता है जब रिवर्स किसी हिल या से ओरिजिनेट करते हैं और सारे डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं, तो इसे कहलाता है एक रेडियल पैटर्न। देखिए समझिएगा कैसे होता है रेडियल। तो रेडियल में क्या होता है दोस्तों बेटा, कि यहां पे कि मान लीजिए कोई ऐसा पहाड़ सा है, ठीक है, ऐसा पहाड़ टाइप का, हिल टाइप का है, और नदी अपना यहां से ओरिजिनेट करते हुए ना सब जगह फ्लो कर रही है, सारे डायरेक्शंस के अंदर जो है नदी अपना फ्लो कर रही है। तो इस टाइप का जब पैटर्न क्रिएट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा द रेडियल पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल जो अमरकंटक अपनी पहाड़ों की रेंज है अपने सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो वहां से जो नदियां निकल रही होती हैं वो बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके रेडियल पैटर्न का। फिर जब प्राइमरी ट्राइब्यूटरीज किसी भी नदी की पैरेलल फ्लो करती हैं एक दूसरे के, तो यहां पे बन जाता है बच्चों द ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे तो जो नदियां हैं वो राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल रही होती है। जब हम ट्रेलिस की बात करते हैं तो ट्रेलिस में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जो नदियों की ट्राइब्यूटरीज हैं वो एक दूसरे से पैरेलल फ्लो कर रही हैं, और ये कहां मिल रही है, जाकर के लगभग आपके 90 डिग्री एंगल्स पे। तो कुछ इस तरीके का जब पैटर्न बनता है नदियों के फ्लो करने का बच्चों, तो ये बन जाता है आपका ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। कि जब प्राइमरी जो बेसिक ट्राइब्यूटरीज हैं आपकी, जो स्टार्टिंग ट्राइब्यूटरीज है किसी नदी की, वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं, और जो सेकेंडरी ट्राइब्यूटरीज हैं उसको राइट एंगल्स पे आके ज्वाइन कर रही हैं, तब ये बन जाता है ट्रेलिस पैटर्न। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न आता है जिसको हम लोग कहते हैं द सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। चलिए तो सेंट्रीपिटल पैटर्न की अगर बात की जाए तो जब रिवर्स अपने वाटर्स को डिस्चार्ज करती हैं इन ऑल द डायरेक्शंस इन अ लेक या डिप्रेशन, द पैटर्न इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल को समझने के लिए आपको ऐसा देखना पड़ेगा, देखो बहुत सिंपल है कि मान लीजिए अपने पास क्या है भाई, अपने पास एक बढ़िया सी नदी है, ठीक है। अब ये नदी क्या कर रही है कि मान लीजिए कोई गड्ढा सा है, कोई डिप्रेशन, कोई लेक सा है, ठीक है, और इस लेक में अपना सारा पानी आकर के रिलीज कर दे रही, मान लीजिए ऐसा कुछ लेक सक्रेटेड, ठीक है, और यहां पे आकर के नदी क्या कर रही है, सारा पानी अपना डिस्चार्ज कर दे रही है, यहां पे सारा पानी अपना ला करके डाल दे रही है किसी लेक या किसी डिप्रेशन में, तो इसको कहते हैं द सेंट्रीपिटल पैटर्न। अब इसको आप अपने टोपो शीट वगैरह जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाला किताब है ना, उसके अंदर भी जाकर के इसको स्टडी कर सकते हो। फिलहाल वी वर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल पैटर्न्स। तो हमने क्या पढ़ा, देखिए नंबर 1, जहां पे एक पेड़ की ब्रांचेस जैसे आपको नदी और उसकी ट्राइब्यूटरीज दिखाई दे, वो बन जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न। नॉर्दर्न प्लेन्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जहां पे किसी पहाड़ से नदी ओरिजिनेट करके सारे डायरेक्शंस में घूम रही है, वो बन जाता है एक रेडियल पैटर्न, जो कि आपका देखेंगे तो आप अमरकंटक जो रेंज है हिल्स की, वहां पे आपको काफी दिखाई देगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ट्रेलिस की, तो यहां पे क्या होता है, जो स्टार्टिंग ट्राइब्यूटरीज होती हैं किसी मेन नदी की, वो पैरेलल फ्लो कर रही होती हैं, और जो सेकेंडरी ट्राइब्यूटरीज होती हैं उनको आके राइट एंगल्स पे ऐसे ज्वाइन करती हैं, तो ये बन जाता है आपका ट्रेलिस पैटर्न। फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा गड्ढा है, डिप्रेशन या लेक से है, और वहां पे नदी अपना सारा पानी सारे डायरेक्शन से लाकर ड्रेन कर रही है, तो ये बन जाता है अपना सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो ये तो हो गए यार मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न्स। अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलो, कोई भी जो नदी होती है ना बेटा, वो क्या करती है कि जो अपना पानी है ना, द ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, जिसे आप कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब यहां पे देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कहीं से नदी भी तो पानी लेकर के आएगी, तो जहां से बच्चे अगर आप देखोगे कि हमारा जो नदी है वो सारा वाटर जो है कलेक्ट करके लेकर के आ रही है एक स्पेसिफिक एरिया से, वो कहलाता है उसका कैचमेंट एरिया, ठीक है।
और जिस एरिया में नदी पानी आपका पहुंचाती है वो बन जाता है उसका ड्रेनेज बेसिन। तो जहां से नदी अपना पानी इकट्ठा करके ला रही है वो बन जाता है अपना कैचमेंट एरिया, और जहां पे नदी पानी सप्लाई कर रही है दोस्तों ये बन जाता है ड्रेनेज बेसिन। और जो बाउंड्री इन दोनों चीजों को डिवाइड करती है वो कहलाती है आपकी वाटरशेड। अब ये वाटरशेड कोई भी हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई बड़ा सा पहाड़ हो सकता है, कोई अपलैंड हो सकती है। तो एक तो सोर्स हो गया आपका जहां से अपनी नदी सारा वाटर ड्रॉ करके ला रही है, और एक जहां पे अपना नदी वाटर सप्लाई कर रही है। तो पहला वाला कैचमेंट वाला इलाका है और दूसरा वाला अपना ड्रेनेज बेसिन है जहां पे नदी अपना पानी सप्लाई करती है। और जो कैचमेंट्स होते हैं ना लार्ज रिवर्स के, इनको कई बार रिवर बेसिन भी कहा जाता है। और जो हमारे छोटे छोटे रिवलेट्स होते हैं, मतलब नदी से छोटे वाटर बॉडीज हो गए, रिल्स हो गए, छोटी छोटी नहरें हो गई, इनको काफी बार वाटरशेड कह के रेफर किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी नदियों के जो कैचमेंट एरियाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिवर बेसिन्स कहते हैं। और वहीं जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, छोटे नदियां होते हैं, है ना, स्मॉल रिवलेट्स होती हैं, स्मॉल रिल्स मतलब नहरें टाइप की होती हैं, उनको हम लोग कई बार वाटरशेड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक रिवर बेसिन और वाटरशेड में। तो वाटरशेड्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं एरिया वाइज, और बेसिन्स आपके काफी ज्यादा लार्ज एरियाज को यहां पे कवर करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया आपने को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देखोगे तो मैक्सिमम रिवर्स आपको भारत की इस तरीके से दिखाई देंगी। तो देखिए भारत में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो भारत के जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, उसमें गंगा नदी एक ऐसी है जो आपको इंडिया में ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी। बाकी इंदस और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां ऐसी हैं दोस्तों जो आपके मानसरोवर साइड यानी तिब्बतन प्लाटू में ओरिजिनेट करती है। ठीक है, जैसे इंदस की अगर हम बात करें तो भूकारचू नाम का ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो इंदस का स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि इंदस अपना तिब्बतन बेल्ट में यहां पे इस साइड में ओरिजिनेट करेगी, और वेस्ट की तरफ आप देखिए यहां से ओरिजिनेट करते हुए वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। ये अपना इंदस रिवर है। तो इंडस रिवर को अगर आपको भारत में देखना हो तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा लद्दाख वाला बेल्ट, लद्दाख JNK वाला बेल्ट। ठीक है, चलिए फिर वही अगर हम बात करें हमारी ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र देखिए यहां से ओरिजिनेट करते हुए जो है आप कैसे ओरिजिनेट करते हुए ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो इंदस की खासियत ये कि इंदस ओरिजिनेशन के बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है आपका इस वाले साइड पे। अगर आप देखोगे तो चाइना जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। हर बार आपने देखा होगा कि चाइना अपने मैप्स में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अपना हिस्सा बताता है ना। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है पानी। बिकॉज अगर आप देखेंगे दोस्तों तो तिब्बतन प्लाटू ना आपका पठार इलाका है, मतलब काफी ड्राई एरिया है। तो यहां ब्रह्मपुत्र जिसको यारलुंग सांगपो कहते हैं, इस इलाके में ये फ्लो तो जरूर करती है लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं होता। रीजन कि तिब्बतन प्लाट्यू आपका ड्राई प्लाट्यू रीजन है। अब वही यारलुंग सांगपो यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब अरुणाचल के पास, यहां पे अगर आप देखोगे तो अरुणाचल के पास ऐसे यूटर्न लेते हुए भारत में एंटर करती है, तो इसको मिलते हैं सारे रेनफॉल रिच एरियाज। और यहां पे एक्चुअली आप देखोगे तो पानी क्रिएट होता है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। तो अगर वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाइना के केस में। तो चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को पानी यहां पे फेड होता है। ठीक है, बिकॉज ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया में एंटर करती तभी इसको अरुणाचल, असम वाले जो इलाके जहां पानी अच्छा खासा रिसोर्स अवेलेबल है वहां से इसको पानी सप्लाई होता है। एंड तिब्बत वाला रीजन पूरा सूखा रीजन है। सो एज ए रिजल्ट ब्रह्मपुत्र का लार्जर सेक्शन तिब्बत में होने के बाद भी चाइना इसका फायदा नहीं उठा सकता। तो ये एक तगड़ा जियोपॉलिटिक्स का मैटर है भाई। तो लोग कहते हैं ना कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, उसके पीछे रिसोर्स इज अ बहुत बड़ा रीजन। और भी कई सारे रीजन है बट रिसोर्स एक बहुत बड़ा रीजन भी यहाँ पे। ठीक है, फिर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र का सिंपल है अपना कि ब्रह्मपुत्र यहां से एंटर करते हुए फिर बड़ा ब्रेडेड चैनल में फ्लो करती है, मतलब इसका काफी बिखरा हुआ चैनल है। और फिर यहां से बांग्लादेश अपना एंटर कर जाती है। इधर से गंगा आ रही होती है, ये भी आप देखेंगे बांग्लादेश एंटर करती है। ठीक है, फिर ये दोनों मिलकर के अपना डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, अपना हिमालयन रिवर का अगर आप कोर्स देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर इनके कई सारे ट्राइब्यूटरीज। अच्छा, गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा जो है वैसे गंगा नदी नहीं जानी जाती। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तब उसको हम लोग गंगा नाम से नहीं पुकारते। ठीक है, तो उत्तराखंड में 5 ऐसे इलाके हैं जहां पे दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, उनको हम प्रयाग कहते हैं। तो अब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्योंकि मैं मैप आपके सामने था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैप थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए आपके साथ। ठीक है, फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो रिवर बेसिन्स एंड जो वाटर शेड्स है ना बच्चे, ये काफी ज्यादा यूनाइटेड भी हैं आपस में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब अगर मान लीजिए कि किसी भी रिवर बेसिन या वाटर शेड के एक हिस्से में कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो दूसरे पार्ट को भी बड़े तगड़ी तरीके से इंपैक्ट करेगी। ठीक है, दैट इज वाई इनको काफी अप्रोप्रिएट ये मान लीजिए कि माइक्रो रीजन्स माने जाते हैं प्लानिंग के लिए। ठीक है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं कई सारे बेसिस पे। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि कितना मतलब पानी कहां पे जाके गिरता है इनका, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं अरेबियन सी ड्रेनेज और
बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज के अंदर, ठीक है, कि वो नदियां जिनका पानी अरेबियन सी में गिर रहा है और वो नदियां जिनका पानी बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इनको सेपरेट करता है यहां पे दिल्ली का रेज वाला एरिया जो आपका अरावली का लास्ट बेल्ट है, अरावली सहाद्री के पहाड़, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वाटर डिवाइड, अगर आगे फिगर्स देखेंगे तो वाटर डिवाइड का मतलब होता है क्लियर एंड कट, कि दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करने वाला कोई भी अपलैंड इलाका, कोई भी हिली एरिया, कोई भी सिटी हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो 77% जो ड्रेनेज एरिया है ना, जिसके अंदर क्या आ जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा वगैरह, ये जो है जनरली आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। और 23% अगर आप देखेंगे सिर्फ तो अपना अरेबियन सी में, इसमें नर्मदा, तापी, माही, पेरियार सिस्टम्स आ जाते हैं। तो मेजर नदी जो वेस्ट बंगाल मतलब आपके अरेबियन सी साइड गिरती हैं बच्चे, वो तो नर्मदा, तापी हैं। कुछ छोटी रिवर्स भी हैं जैसे माही होगी, पेरियार नदी हो गई, जो आपके वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, राइट। चलिए तो फिलहाल हमने क्या देखा कि अगर हम डिस्चार्ज ऑफ वाटर के हिसाब से देखें, अगर हम ये देखें कि भैया किसका पानी कहां गिर रहा है, तो दो डिविजन है, बे ऑफ बंगाल वाला और एक अपना अरेबियन सी वाला। 77% पानी गिरता है बे ऑफ बंगाल में जाकर के, 23% पानी आप देखोगे तो टुवर्ड्स द अरेबियन सी, राइट। चलिए अब साइज के हिसाब से अगर हम देखें कि साइज ऑफ द वाटरशेड और ड्रेनेज बेसिन के हिसाब से हम देखें तो जो मेजर रिवर बेसिन हैं भारत में, उनका जो टोटल एरिया कवर्ड है वो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। और इसमें 14 ड्रेनेज बेसिन आ जाते हैं, किसके, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक नदी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। फिर उसके बाद मीडियम लेवल के रिवर बेसिन, अब इनका अगर आप देखोगे तो एरिया लगभग कितना है, 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का। तो 44 रिवर बेसिन इसका पार्ट है, जैसे कालिंदी नदी, पेरियार नदी, मेघना नदी, ठीक है। चलिए फिर माइनर रिवर बेसिन ऑब्वियसली बात है छोटे एरिया वाले होंगे, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम का एरिया है। तो यहां पे आप देखोगे बहुत सारी नदियां आ जाती हैं जो खासकर जो है लो रेनफॉल वाले एरियाज का पार्ट है ना, सीजनल रिवर्स है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कैचमेंट एरिया के हिसाब से, अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से, तो यार अपने पास 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। नंबर 1, पहला कैटेगरी की बात करेंगे फटाफट से, तो पहला कैटेगरी क्या है बच्चों अपने पास, द लार्ज वन, ठीक है। तो पहला कैटेगरी क्या है भाई, यहाँ पे लार्ज वाला है। दूसरा अपने पास क्या है बच्चे, मीडियम वाला है। और तीसरा अपने पास क्या है, माइनर वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। डन, चलो। तो अच्छा अगर हम फिगर्स को देखो तो फिगर को अभी हम देख लेंगे फटाफट से, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिवर्स के ना अपने अपने सोर्सेज है, तो ये तो हमको पता ही है कि रिवर्स के अपने सोर्सेज हैं। तो हमने जो पुराना मैप था अगर उसको आप देखोगे तो हिमालयन रिवर्स भी अपने पास है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मोस्टली जो पानी है बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं या अरेबियन सी के अंदर, जैसे इंदस का एग्जांपल आप ले लीजिए तो इंदस अरेबियन सी में जाकर ड्रेन करती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र और गंगा की तो उसका पानी आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल वाले साइड ज्यादा जाता है, ठीक है। फिर कई सारी रिवर्स हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर है, ये कहां ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। और इसमें भी आप देखेंगे मैक्सिमम रिवर्स अपना बे ऑफ बंगाल में ही जाके पानी गिराती हैं, ठीक है। नर्मदा एंड तापी दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो आपका अरेबियन सी के अंदर पानी को डिस्चार्ज करती हैं, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा। चलिए तो वेस्टर्न कोस्टल, चलो अभी हम रिवर्स को वगैरह को नेम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे अगर अभी मैप की बात करें तो हमने मैप में भी देखा था कि बहुत सारी नदियां, देखिए बहुत सारी नदियां दोस्तों, तो गोदावरी हो गई, पेन गंगा, वैन गंगा, ये गोदावरी ट्राइब्यूटरीज हैं, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, ये सारी आप देखोगे तो कहां से ओरिजिनेट कर रही है, इधर वेस्टर्न घाट्स और किधर जा रही है, हमारे बे ऑफ बंगाल वाले साइड। फिर महानदी हो गया, नर्मदा तो तापी दो ऐसी हैं जो आपकी अरेबियन सी जाती है, ठीक है। देखिए नर्मदा का ओरिजिन जो है बच्चे ऐसे है, देखिए दिस इज नर्मदा, ये इधर जा रही है। तापी का ओरिजिन देखिए इस तरीके से, तो इधर जा रही है, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ देम ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है अपनी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को इसी से आगे लेकर चलते हैं यहाँ पे, चलो। तो ये भी हमने कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो सो ये सारी रिवर्स को हमने जस्ट अभी मैप से किया है ना, लेट्स मूव ऑन फर्दर। चलिए तो नर्मदा एंड तापी वाला डिस्कस कर लिया हमने, ओके चलो। सो अब अगर आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ओरिजिन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपको डिफाइन करना हो तो भारतीय ड्रेनेज को आप क्लासिफाई कर सकते हो हिमालयन और पेनिनसुलर के बेसिस पे, ठीक है। सो ऑल्दो इट हैज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग, देखो चंबल, बेतवा, सोन नदी भी आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि काफी पुरानी है ना, इनका ओरिजिन भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। बट अगेन अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके पढ़े, हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 डिस्चार्ज के बेसिस पे कि कौन कहां पानी गिराता है, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी वाली हो गई। दूसरा हमने पढ़ा कैचमेंट एरिया के बेसिस पे कि जो बहुत लार्ज कैचमेंट एरिया कैरी करती है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, अपने मेजर वाले रिवर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अपने मीडियम लेवल के कैचमेंट एरिया वाले आ गए 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच वाले। फिर अपने पास सबसे माइनर आ गए जहां पे नदियां काफी छोटे एरियाज में अपना बह रही हैं, ठीक है। फिर हमने देखा अगर हम बात करें एज, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड
क्लासिफिकेशन माना जाता है नदियों का, हिमालयन नदी और अपना पेनिनसुलर नदियां। तो हिमालयन नदियां आपके नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि पहाड़ों से ओरिजिनेट करती हैं, दे आर द हिमालयन रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर नदियों की बात करें तो ऑब्वियसली बात है भारत के सदर्न पार्ट या सेंट्रल पार्ट या वेस्टर्न पार्ट से आप मान लीजिए, खासकर जो घाट्स वाला सेक्शन है वहां से मोस्टली ओरिजिनेट करती हैं और फिर वो अपनी फ्लो करती हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर, तो पेनिनसुलर में सबसे बड़ी नदी की अगर आप बात करेंगे तो बेटा वो आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, जिसे हम कई बार दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। ठीक है, डन। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम अगर आप देखोगे तो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर्स अपने को मिलती हैं। ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से अपना भारत फॉर्म हुआ है, जिस तरीके से अपनी फिजियोग्राफी बनी है, उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है ये। और उसके अलावा भी आप देखोगे जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होती है बच्चों, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे रिवर्स के साइज और उनके पानी के वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, नाउ अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। नंबर वन, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को अगर आप देखोगे तो ये काफी समय से काफी इवॉल्व हुआ है, इसमें काफी बदलाव आए हैं। इसके अंदर गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा मेनली। सिंस यहां पे अगर आप देखोगे तो स्नो और रेनफॉल दोनों के सोर्सेस से यहां पे पानी आपको मिलता है। बिकॉज आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपकी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस नदी, ये निकल रही है ग्लेशियर से। तो यहां पे जो पानी का फ्लो है आप देखेंगे वो पेरेनियल है, मतलब साल भर या मान लीजिए कि रिवर में पानी रहता है। ठीक है, बिकॉज इनका जो सोर्स है वो भी पेरेनियल है ना, ग्लेशियर से निकल ली। ग्लेशियर क्या होते हैं? रिवर्स ऑफ आइस होते हैं। ठीक है, तो वहां बर्फ पिघलता रहता है, अपना पानी बढ़िया बनता रहता है और फिर वहां से आप देखोगे कि आगे नदियां क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं और फिर इन नदियों को जो बारिश का पानी मिलता है तो नदियां आपकी और बड़ी हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये रिवर्स क्या कर सकती है? पास करती है जाइंट गॉर्जेस से। गॉर्ज क्या होते हैं? हमने पहले ही पढ़ा है कि मान लीजिए जैसे दो बड़ा बड़ा पहाड़ी है तो इसके बीच में से पतले से रास्ते से जब नदी होकर के निकल रही होती है उसको हम कहते हैं गॉर्ज। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा हिमालय भी लगातार क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स आपको हिमालयन बेल्ट में दिख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे गहरे गॉर्जेस के अलावा जो है रिवर्स यहाँ पे वी शेप वैली बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं। ऋषिकेश के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप कभी राफ्टिंग का वीडियो देखते हो तो आपने देखा होगा कि राफ्ट होता है, ऐसा बोट जैसा होता है वो, उसमें लोग ऐसा चला रहे होते हैं राफ्टिंग को और फिर एकदम से वेव आती है और राफ्ट ऐसा उछल जाता है। तो वो वेव क्या है बच्चों? वेव नहीं है, वो रैपिड है। रैपिड्स का मतलब होता है पत्थरों के ऊपर से पानी ना बहुत तेजी से फ्लो करता है और ये आपको जनरली हिमालयन बेल्ट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इन द केसेस। ठीक है, फिर वाटरफॉल्स आपको कई ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए वाटरफॉल पता है कब बनता है? वाटरफॉल तब बनता है जब मान लीजिए नदी आपका बहता हुआ आ रही है और एकदम से यहां पे आपका जमीन खत्म हो जाए। ठीक है, या जमीन आपके में ब्रेकेज आ जाए, या मान लीजिए कि दो पहाड़ है और दोनों के बीच में काफी सारा गैप हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इन स्लोप। कि जो है नदी अपना बढ़िया बहता हुआ आ रही थी बट बीच में क्या हुआ, इसका स्लोप एकदम से ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ऐसे में क्या होता है? पानी ना बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका वाटरफॉल, राइट। तो ऐसे कई सारे फीचर्स आपको हिमालयन ड्रेनेज के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए रैपिड्स कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया ना, एकदम तेजी से यहाँ पे पानी बह रहा है, इसके ऊपर से आप राफ्ट चलाओगे बहुत ही गंदे रैपिड्स के अंदर, तो भाई आपको जान का खतरा भी है, ये भी फैक्ट है। तो ऋषिकेश में भी रैपिड्स भाई अलग अलग लेवल के हैं। तो जनरली अगर आप देखोगे तो बहुत जो लंबा वाला रास्ता है जिसमें द वॉल रैपिड पड़ता है उसमें लोग जल्दी नहीं जाते। बिकॉज आप वीडियो देखना, आप यूट्यूब पे डालना द वॉल रैपिड, आपको दिख जाएगा कितना घातक रैपिड होता है भाई वो। ठीक है, चलिए तो दीज आर द रैपिड्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ जब हमारी हिमालयन नदियां प्लेन्स में एंटर करती हैं तो ऑब्वियसली बात है प्लेन्स में आने के बाद ये काफी थक चुकी है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत एक्टिविटी करती हुई आ रही है अपने अपर कोर्स में। तो जब प्लेन्स में आती है ना तो इनका वेलोसिटी वगैरह काफी ज्यादा कम हो जाता है, मिट्टी इनमें काफी होती है। तो ये क्या करती है? मिट्टी को ना डिपॉजिट करती है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो एज ए रिजल्ट आपको फ्लड प्लेन्स बनते हुए दिखेंगे, फ्लैट वैलीज बनती हुई दिखेंगी। ऑक्सबो लेक हमने पढ़ा था कि ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऐसा सांड के ऊपर देखा तुमने, ऐसा निकला होता है इस टाइप का। तो ऐसे ही शेप में एक लेक क्रिएट हो जाती है, राइट। ये तब होती है जहां पे नदी मिएंडर्स बनाती है। तो मिएंडर्स क्या होते हैं? नदी इस तरीके का आप कह सकते हैं फॉर्मेशन करते हुए चल रही होती है, ऐसे बहते हुए, खासकर उन एरियाज में जहां पे इसका फ्लो काफी रिड्यूस हो रहा होता है। तो ये मिएंडर्स होते हैं, राइट। और इसी का जब एक पार्ट कट के थोड़ा सा अलग हो जाता है तो ऐसा लेक बना देता है, जिसे आप ऑक्सबो लेक कहते हो, राइट। चलिए फिर नदी के क्या होते हैं? ब्रेडेड चैनल्स, यानी काफी ज्यादा डिवाइडेड चैनल्स आपको दिखाई देते हैं प्लेन्स के अंदर। फिर नदियां आपकी डेल्टास भी बनाती है, जब अपने माउथ पे पहुंचती हैं, एंड पॉइंट पे पहुंचती है, तब आप देखोगे डेल्टास क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, हिमालयाज के अंदर जो कोर्स ऑफ द रिवर है वो हाईली टॉर्चर्स है, मतलब काफी ज्यादा एक्साइटिंग, काफी एक्टिवेटिंग वाला है। पर प्लेन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे मेंडर्स
यहाँ पे नदियां फॉर्म कर रही होती हैं, अपने रास्ते भी काफी बार बदलती हैं, शिफ्ट करती है अपने कोर्स को। जैसे रिवर कोसी को हम लोग कई बार जो है ना सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, बिकॉज कोसी नदी आप देखिए बिहार में हर बार जो है क्या करती है, अपना बाण लेकर के आती है। अब कोसी के साथ एक दो और दिक्कत है, कोसी मान लीजिए कि इस बार इधर से बह रही है, तो अगली बार आप देखोगे अगले सीजन में उसका रास्ता ही चेंज हो गया। तो ये शिफ्टिंग ऑफ द कोर्सेज आपको प्लेन एरियाज में बहुत ज्यादा मिलेगा। एंड कोसी अगर आप देखोगे बहुत सारा बाढ़ भी लेकर के आती है बिहार के अंदर। हालांकि इसके फायदे भी इसके नुकसान भी। देखिए फायदा ये है कि जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो बिहार में बढ़िया मिट्टी भी आ जाता है, विच इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। और नुकसान ये है कि बाढ़ से काफी डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोसी नदी है वो काफी बड़े अमाउंट में सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर के आ रही होती है एंड उसको प्लेन्स में लाकर डिपॉजिट कर देती है। अब कोर्स अपना ब्लॉक हो गया, जब आपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है भैया, नदी को तो रास्ता चाहिए। बिकॉज नदी ने क्या किया भाई, ऊपर से तो एकदम मस्त पहाड़ से बहती हुई आ रही थी, काफी सारा मिट्टी लाते हुए, और जब प्लेन्स में आई तो मिट्टी उसने क्या की, डिपॉजिट कर दी। अब पानी रुकेगा तो है नहीं, बट मिट्टी डिपॉजिट होने से क्या हो गया, ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। तो नदी क्या करेगी, अपना रास्ता बदलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स। एंड तभी आप देखेंगे कि नदी जो है ना बहुत शैतान नदी है भाई है, तो कभी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि किस साइड से बहकर के आ जाएगी। ठीक है, सो वेरी वेरी सिंपल। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब क्वेश्चन आता है कि भाई कोसी नदी इतना सिल्ट वगैरह या सेडिमेंट वगैरह लेकर के क्यों आती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कोसी की बात करें हम या किसी और नदी की बात करें, बहुत जनरल है किसी भी रिवर के लिए जो ऊपर से आ रही है दोस्तों, वो अपने साथ काफी सारा मटेरियल लेकर के आएगी, पत्थर, बोल्डर्स, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, है ना। क्योंकि वहां स्लोप से बहती हुई आ रही है, तो स्लोप पे जब नदी होती है तो ऑलरेडी उसका स्पीड वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे उसको बहा के लाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप प्लेन एरियाज में आते हो तो आपका ढलान भी काफी कम हो जाती है, तो वहां पे इतनी हैवी मटेरियल के साथ नदी नहीं बैठ सकती। दैट इज द रीजन आप देखोगे प्लेन में डिपोजिशन फीचर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग तो हमने देख लिया, यहां पे आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। ठीक है, अब बहुत सारे ओपिनियंस है बेटा यहां पे लेकर के कि हिमालयन ड्रेनेज है, जो हिमालयन नदियां हैं, ये आपकी बनी कैसे। हाउएवर कई सारे जियोलॉजिस्ट का मानना है एक माइटी नदी थी जिसका नाम था शिवालिक, ठीक है, या फिर इंडो ब्रह्मा। ये पूरे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब हिमालय का जो पूरा आपका इस तरीके का आर्क बनता है, यहां से नदी अगर आप देखेंगे तो फ्लो किया करती थी। ठीक है, जनरली कवरिंग फ्रॉम आसाम टू पंजाब, और फिर आगे सिंध यानी पाकिस्तान वाले सेक्शन चली जाती थी, और फाइनली जो है आपका लोअर पंजाब का जो सेक्शन है वहां पे खाड़ी बनता है, गल्फ ऑफ सिंध बनता है। ठीक है, मियोसीन पीरियड, बहुत पुरानी बात है, करीब 5 से 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले, तो वहां पे जाके फाइनली फॉल आउट कर जाती थी। अभी जो कंटिन्यूटी रही है शिवालिक की, इसकी पुराने ओरिजिन की, ठीक है, इसके एलोवियल डिपॉजिट्स की, जैसे आप देखोगे मतलब सैंड, सिल्ट वगैरह जो डिपॉजिट कर रही है, वो इस तरीके के व्यू पॉइंट को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो हम लोग का मानना है कि जो नया ड्रेनेज अपना बना है, जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बना है, ये एक्चुअली आया है एक बहुत पुरानी नदी से। तो इस नदी को आप कह सकते हैं यहाँ पे द शिवालिक नदी या फिर द इंडो ब्रह्मा नदी, जो आसाम से लेके पंजाब तक, सिंध, मुल्तान वाले सेक्शन तक आपका जाया करती थी। और फिर आप देखोगे इसी ने जो फीचर्स यहाँ पे क्रिएट किए, उसके चलते इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम आज यहाँ पे ऑब्जर्व आप कर पाते हो। ठीक है, तो ये तो एक व्यू पॉइंट है जो कि हमारे जियोलॉजिस्ट वगैरह मानते हैं। चलिए, तो लोगों का ओपिनियन है कि जो इंडो ब्रह्मा रिवर का जो कोर्स था, है ना, वो 3 ड्रेनेज सिस्टम्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया। डिसमेंबर्ड का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में यार डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो ऐसा मानना है कि 3 ड्रेनेज सिस्टम्स के अंदर डिवाइड हो गया, इंदस और साथ ही साथ उसकी 5 ट्राइब्यूटरीज वेस्टर्न पार्ट में, गंगा और उसकी हिमालयन ट्राइब्यूटरीज आपके सेंट्रल पार्ट में, और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आसाम वाले सेक्शन वाली एंड उसकी ट्राइब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट। तो ये जो डिवाइडेड पोर्शन था वो जनरली अगर आप देखोगे तो जो प्लेस्टोसीन एज में अगर आप देखेंगे अपहीवल आया, वेस्टर्न हिमालयज आपके क्रिएट होना स्टार्ट हुए। ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे जो दिल्ली रिज का इलाका है जिसको पोटवार प्लेट्यू कहते हैं, तो दिल्ली रिज का सेक्शन कौन सा है कि दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो पहले के टाइम पे अरावलीज आपको देखने को मिलते थे, राइट। अभी भी मतलब अब तो दिल्ली काफी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो आपको रिज नहीं दिखाई देती, बट रिज वो सेक्शन है दिल्ली वाले रीजन का जहां पे अरावलीज का जो आप कह सकते हैं ना ग्रेडियंट है, जो ऊंच नीच है आपके अरावली वाले पहाड़ी वाला जो इलाका है, वो आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा फील होता है, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो आपका पूरा क्रिएशन हुआ, इसके पीछे का रीजन जाता है आपका वेस्टर्न हिमालयस का क्रिएशन। बिकॉज हिमालयस, देखिए हिमालयस एक बार भी नहीं क्रिएट हुए। देखिए जब प्लेटें अपनी टकराई, अपने पास एक अपना इंडियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट था, ये ऐसा टकराया तो टकराने से क्या हुआ कि अपना हिमालयस बनने फॉर्म हुए। अब हिमालयस एक लंबा प्रोसेस है फॉर्मेशन का, है ना। हिमाद्री बने, फिर हिमाचल बने, फिर शिवालिक बने, ईस्टर्न पार्ट बना, वेस्टर्न पार्ट बना। तो बेसिकली जो अपना वेस्टर्न वाला पार्ट बन रहा था जब जिस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे आप देखोगे एक प्लेट्यू रीजन क्रिएट होता है ना, दिल्ली रिज वाला जो इलाका है अपना। ठीक है, तो जिसने क्या किया, एक वाटर डिवाइड बना दिया। तो वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है कि यहां पे 2 अलग अलग ड्रेनेज बेसिन्स के बीच में आके खड़ा हो गया और उनको इधर उधर डिवाइड कर दिया, राइट। चलिए,
एंड एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इंदस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम जो है अपने अलग हो गए। सिमिलरली अगर आप देखोगे जो मालदा गैप है आपके राजमहल हिल्स बिहार वाले साइड आप जाइए, मेघालय प्लाटू के बीच में जाइए, तो जो मालदा गैप है आपका, जो बीच में गैप आता है, फॉल्ट आता है, ये क्या कर रहा है, ये भी एक डिवाइड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये भी अगर आप देखोगे तो इसी प्लेस्टोसीन पीरियड के मिड वाले सेक्शन की बात है। तो इसने क्या किया यहाँ पे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया और धीरे से ब्ले ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो दो वाटर डिवाइड्स अपने को दिखते हैं। नंबर वन, एक तो दिल्ली रिज वाला इलाका, अरावलीज वाला सेक्शन है ना, पोटवार प्लाट्यू आप कह लीजिए इसको, और दूसरा बनता है मालदा, यानी जो बंगाल के बीच में एक फॉल्ट है। अगर आप देखेंगे बिहार साइड पे जो अपने नीचे साइड पे राजमहल हिल्स वाला रीजन है, इधर मेघालय प्लाट्यू वाला रीजन है, इसके बीच में एक फॉल्ट लाइन है, एक बीच में गैप्स है जो सेपरेट कर रहा है। तो वो भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो ड्रेनेज सिस्टम्स को ना ऐसा डिवाइड से कर रहा है। एक तरफ गंगा को बे ऑफ बंगाल की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, उधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, उधर भी वो भी इधर की तरफ डाइवर्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अपना तीनों ड्रेनेज सिस्टम्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, काफी ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, काफी बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था भाई हमारे जियोलॉजिस्ट का ओपिनियन कि इस तरीके से अपना ड्रेनेज फॉर्म हुआ है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम्स इन डिटेल। पहले आ जाता है हमारा हिमालयन ड्रेनेज। अब हिमालयन ड्रेनेज के अंदर देखिए कई सारे रिवर सिस्टम्स हैं, हालांकि जो बड़े बड़े रिवर सिस्टम्स है वो तीन है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इंडस रिवर सिस्टम की। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है दुनिया के अंदर माना जाता है इसको, और इसका जो एरिया है लगभग आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है, लगभग 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और भारत में जो इसका एरिया है वो लगभग 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। टोटल लेंथ भारत के अंदर लगभग 2880, मतलब टोटल लेंथ अगर हम रिवर की बात करें तो 2880 किलोमीटर की है। इंडिया में सिर्फ 1114 किलोमीटर ही इसका लाई करता है, ठीक है। सो इंडस को हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं कई बार। जो वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर्स है भारत में ये, ठीक है, इसका ओरिजिनेटर कहां से होता है, बोकारचू नामक ग्लेशियर से। सो बोकारचू ग्लेशियर आपका अगेन तिब्बत वाले बेल्ट में है, मानसरोवर झील के पास, जहां से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ लगभग 4164 मीटर्स, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस की बात करें तो कैलाश माउंटेन रेंजेस है, और हम ग्लेशियर की बात करें तो बोकारचू ग्लेशियर है इन द तिब्बतन वाला रीजन। तो मानसरोवर के आसपास जो है इंदस आपकी ओरिजिनेट करती है। तिब्बत में इसको हम सिंगी खम्मन या फिर लायंस माउथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तिब्बत में इंदस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंगी खम्मन या फिर लायंस माउथ के नाम से। और फ्लो करने के बाद देखिए क्या है कि भाई अपनी इंदस जब ओरिजिनेट करती है ना, तो ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है बिटवीन लद्दाख और जास्का रेंजेस। ये कहां से पास करती है, लद्दाख से और बाल्टिस्तान। तो बाल्टिस्तान का जो इलाका है आपका वो ऊपर पीओके वाला रीजन है, जिसपे कश्मीर पे जो कब्जा करके बैठा हुआ है अपना पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लद्दाख रेंज को कट करती है, जैसे गिलगिट के आसपास जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर, अगेन मैंने आपको बताया कि ये वो वाला बेल्ट है जिसको पाकिस्तान ने लीगली कब्जा करके बैठा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के पास एक गॉर्ज बनाती है सुंदर सा ये, फिर अगर आप देखोगे गिलगिट के पास भी गॉर्ज क्रिएट करती है, फिर पाकिस्तान में एंटर करती है चिलास के पास। तो चिलास क्या है, एक इलाका है दर्दिस्तान वाले रीजन में। एंड अगर आप देखोगे कि दर्दिस्तान अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पाकिस्तान के इंटीरियर वाले पार्ट वाले साइड पे है, राइट। नाउ इंदस की अगर हम बात करें तो उसकी कई सारी ट्राइब्यूटरीज है, जैसे शायोक है, गिलगिट है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, गास्तिंग है, द्रास है, ठीक है। फाइनली अगर आप देखोगे तो एटॉक की पहाड़ियां, जब आप पाकिस्तान में एंटर करते हो तो इधर एटॉक की हिल्स है। तो एटॉक की हिल से अगर आप देखेंगे तो एमर्ज आउट करती है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे इसकी मुलाकात होती है काबुल नदी से अपने राइट बैंक में। बाकी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं इंडस को, वो आपकी खुर्रम है, तोची है, गोमल है, विबोआ है और सांगार है। ये सारी की सारी कहां ओरिजिनेट करती है, सुलेमान हिल रेंजेस में, जो कि ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान साइड का पार्ट है, राइट। चले फिर रिवर अगर आप देखोगे तो यहां से दक्षिण यानी साउथ की तरफ फ्लो करेगी, एंड इसको जो है एक छोटा सा पंजाड़ इट्स लाइक अ लिटिल बिट स्मॉल वाटर बॉडी, वो इसको ज्वाइन करेगा अब मिथानकोट। तो मिथानकोट बेसिकली वो जगह है बिट से जहां पे आप देखोगे कि थोड़ा सा इसके बाद ये अरेबियन सी की तरफ मूव करती है मिलने के लिए। फिर अगर आप देखोगे पंजाड़ उस एरिया को कहते हैं जहां पे जो पांचों रिवर्स है अपनी, ठीक है, पंजाब बेल्ट के, यानी आपकी सतलज, ब्यास है ना, रावी, चेनाब, झेलाम, तो ये सारी आकर के इसको मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पंजाड़ का इलाका। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारा बोकारचू ग्लेशियर से अपनी ओरिजिनेट कर रही है कौन सी हमारी रिवर, दैट इज इंदस रिवर। सिंगी खामन या फिर लायंस माउथ कहते हैं इसको तिब्बत में। कैलाश माउंटेन रेंजेस के पास इसका ओरिजिनेशन है, मानसरोवर झील के पास, ठीक है। और वहां से नॉर्थ वेस्टर्न फ्लो करेगी भारत में, आपको जो है लद्दाख के स्टेट में आपको, सो लद्दाख इज यूटी नाउ, राइट। सो लद्दाख के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। फिर वहां से ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान, मतलब कश्मीर के अंदर का ही पार्ट है वो, बट नॉट द इंडियाज पार्ट, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कश्मीर भारत का हिस्सा है, ठीक है, बट फिलहाल इलीगली उसको ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है पाकिस्तान। तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला ऊपर रीजन है, ठीक है, तो वहां पे आपको फ्लो करते हुए देखिए, यहाँ पे गॉर्जेस काफी क्रिएट करती है। फिर यहाँ पे बहुत सारी आपको ट्राइब्यूटरीज इसकी दिख जाएंगी, नुब्रा, शायोग, झुंझा, जास्कर, ठीक है। फिर फाइनली आप देखोगे जब ये पाकिस्तान की तरफ मूव करती है तो इधर एटॉक के हिल्स, एटॉक की पहाड़ियां है,
वहां से मर्ज आउट करेगी तो वहां पे इसको काबुल रिवर मिलेगी, फिर काबुल रिवर के साथ आगे बढ़ेगी ये तो इसको और भी कई सारी ट्राइब्यूटरीज अपनी मिलेंगी। फिर आप देखोगे कि सारी की सारी नीचे साउथ की तरफ मूव करनी स्टार्ट करेंगी तो इनकी मुलाकात होगी पांचों नदियों से, जिसको आप पंजाड़ का सेक्शन कहते हैं, ठीक है, जो अपनी पंजाब वाले रीजन से फ्लो करके आ रही है, राइट। और यहां पे जनरली अगर आप देखोगे तो फाइनली डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में द ईस्ट ऑफ कराची। तो जब मिथानकोट की बात करें थे ना दोस्तों, तो मिथानकोट वो सेक्शन है जहां पे फाइनली अपने रिवर लास्ट स्टेजेस में होती है और कराची के ईस्टर्न वाले साइड पे आप देखोगे तो अरेबियन सी में जाके ये अपनी मिल जाती है, ठीक है। चलिए, सो इंडस भारत में फ्लो करती है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से, ठीक है। इट फ्लोज ओनली थ्रू जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख लिख देता हूं यहां पे बिकॉज लद्दाख में ग्रोथ क्रिएट करती है, ठीक है। तो इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, प्लस अपना लद्दाख वाला सेक्शन, वहां से आपको इंडस देखने को मिलेगी। बाकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले साइड भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो झेलम अगर आप देखोगे तो इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है जो कि एक स्प्रिंग से निकलती है। स्प्रिंग का मतलब समझ लो जहां से जमीन के नीचे से पानी फूट रहा हो, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग, राइट। तो वहां से निकलती है। तो वेरीनाग नाम की जगह है जो कि पीर पंजाल पास, जो आपका पीर पंजाल रेंजेस है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में कश्मीर वैली के, वहां पे आपका ये स्प्रिंग है वेरीनाग पे, जहां से अपनी ये नदी निकल रही है, दैट इज झेलम, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे फिर ये श्रीनगर से अपनी बहेगी वुलर लेक के अंदर, अगर आप देखो ये क्या करेगी, उसके थ्रू बह के निकलेगी, फिर ये पाकिस्तान एंटर करती है थ्रू नैरो गॉर्ज, ठीक है। नैरो मतलब सकरा सा गॉर्ज बनाते हो, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। वहां पे चिनाब नदी के साथ मिलती है नियर अ प्लेस कॉल्ड झांग इन पाकिस्तान। चिनाब अगर आप देखोगे तो इंडस की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो चिनाब को दो नदियां बनाती है मिलकर के, एक चंद्र और भागा, राइट, जो कि तंडी के पास किलोंग एक जगह हिमाचल में, वहां पे ज्वाइन करती हैं। इस वजह से इसको अगर आप देखोगे तो चंद्रभागा भी कहा जाता है। एंड रिवर लगभग 1180 किलोमीटर फ्लो करती है भारत में बिफोर इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान। तो ये कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम है हमारी किसका, इंडस रिवर का, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इंडस की जिसको हम रावी कहते हैं। तो रावी नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो रावी भी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इंडस की। ये कहां से निकलती है, ये निकलती है वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। तो रोहतांग पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वाले एरिया में, राइट। तो कुल्लू की जो पहाड़ियां हैं, कुल्लू मनाली वाला जो सेक्शन है, वहां पे रोहतांग पास के वेस्ट से ओरिजिनेट करती है आपकी रावी नदी, ठीक है। एंड ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से, पूरा चंबा वैली हिमाचल का, वहां से फ्लो करती है। फिर पाकिस्तान एंटर से करने से पहले अगर आप देखोगे तो चेनाब से इसकी मुलाकात होती है सराय सिंधु के पास, और वहां पे जो आपका एरिया है ना, पीर पंजाल धौलाधर के बीच वाला, उसको ये पूरा ड्रेन करती है, पानी पहुंचाती है। फिर ब्यास नदी भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है जो कि ओरिजिनेट करती है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड कहां है आपका, अगेन रोहतांग पास के पास है, 4000 मीटर का एलिवेशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी ब्यास नदी पूरा कुल्लू मनाली में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे गॉर्जेस बनाती है काती और लारगी के इलाके में जो कि धौलाधर रेंजेस में है, और फिर ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है जहां पे इसकी मुलाकात सतलज से होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज। अगर आप कुल्लू मनाली कभी घूमने जा रहे हैं, फिर गोइंग टू मनाली, आपको पूरे मनाली में ब्यास नदी देखने को मिलेगी। तो ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से, अगेन कहां है ये, रोहतांग पास के पास है। रोहतांग जाने के लिए भी आपको मनाली जाना पड़ेगा, उससे ऊंचे जाओगे, ऊपर जाओगे, सो देयर इज द रोहतांग, ठीक है, जहां पे आपका अटल टनल वगैरह बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सुंदर जगह है, आप जाइए जरूर, मतलब एक बार लाइफ में घूम के आने वाली जगह है, ठीक है। चलिए, तो वहां से आप देखोगे पूरा कुल्लू मनाली फ्लो होते हुए जो है किससे मुलाकात करती है, ये मुलाकात करती है आपके सतलज से, जो उसको मिलेगी पंजाब प्लेन्स के अंदर, ठीक है। सो ब्यास नदी आपको पंजाब में भी देखने को मिलती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट नदी दैट इज सतलज की। तो अगर सतलज की बात करोगे दोस्तों, तो सतलज ओरिजिनेट करती है कहां पे, राक्षसताल में। राक्षसताल अगर आप देखोगे तो अगेन ये भी मानसरोवर के पास है। हाइट की बात करें तो 4555 मीटर्स, तिब्बत रीजन का सेक्शन है जहां पे इसे लांगचेन खांबाब कहा जाता है। तो सतलज का ओरिजिन कहां से, अगेन राक्षसताल से। तो राक्षसताल किस साइड है आपका, मानसरोवर झील के पास, ठीक है। तिब्बत में इसको लांगचेन खांबाब कहा जाता है। फिर ये कहां फ्लो करती है, ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती है, तो इंडस के पैरेलल चलती है करीब 400 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद ये भारत एंटर करती है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो एक गॉर्ज बनता है रोपड़ के पास। रोपड़ अगर आप देखोगे पंजाब वाले सेक्शन से पहले अगर आप देखेंगे थोड़ा सा गॉर्ज जैसा क्रिएट होता है, तो वहां पे जो है भारत में एंटर करती है, राइट। चलिए, फिर उसके बाद शिवकिला पास के थ्रू पास करती है, शिवकिला आपका हिमाचल में, ठीक है। फिर पंजाब प्लेन्स में अपना एंटर कर जाती है। फिर अगर आप देखोगे तो एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है अगर आप देखेंगे, क्योंकि जितना भी भाखरा नंगल सिस्टम अपना बना हुआ है, जो भाखरा नंगल कैनाल बना हुआ है, वो इसी सतलज नदी बना है। तो सतलज ओरिजिनेट कर रही है तिब्बत से, फिर भारत में रूपड़ के पास एंटर कर रही है गॉल्स बनाते हुए, नीचे आप देखोगे पंजाब बेल्ट में फ्लो कर रही है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे भाखरा नंगल कैनाल बना हुआ है। तो भाई कनाल सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज द सतलज ड्रेनेज सिस्टम। आगे बात करेंगे फटाफट से। तो भाई यहां तक हमने किसकी बात की, यहां तक हमने इंडस रिवर और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पांचों ट्राइब्यूटरीज को डिस्कस किया। देखिए ट्राइब्यूटरीज तो उसकी बहुत सारी है, पर जो 5 बड़ी ट्राइब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं दोस्तों, वो हमारी यही हैं, दैट इज सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, ठीक है, और अपनी झेलम।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सिस्टम जिसको हम गंगा नदी कहते हैं या फिर गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। सो गंगा की अगर बात करें तो भाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, बेसिन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसका जितना एरिया भारत में लाई करता है उसके हिसाब से देखिए, या भारतीय संस्कृति और कल्चर के हिसाब से देखिए दोस्तों, तो गंगा नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा भगीरथ थे उन्होंने इतनी जबरदस्त तपस्या की जो है कि स्वर्ग से गंगा जी को जो है नीचे उतार के लेकर के आया। लेकिन एक कहानी है हमारे पुराणों वगैरह के अंदर आप देखेंगे तो कहानी ऐसी है, जब राजा भगीरथ ने बहुत तपस्या की कि भैया जल नीचे आ जाए, धरती पे आ जाए। अब गंगा नदी क्या थी, देखिए ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा चंचल थी, पावरफुल भी थी काफी ज्यादा। तो द पॉइंट इज कि भाई पहली बात तो वो आ नहीं रही थी। अब फाइनली जब उनको रिक्वेस्ट किया गया तो वो आई, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे को ऐसे बुला रहे हो, स्वर्ग से नीचे बुला रहे हो, अर्थ पे रुको, अभी मैं तांडव मचाती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं जो है आ तो जाऊंगी, लेकिन एकदम सब जगह जो है एकदम आतंक मचा दूंगी। अब गंगा का फ्लो इतना ज्यादा था कि भाई उससे जो है फायदे के बजाय नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता। तब ऐसा कहते हैं कि हमारे जो बाबा भोलेनाथ है, हमारे शिव जी हैं, उन्होंने क्या किया कि अपनी जटाओं में जो है एक तरीके से मतलब कहते हैं ना घमंड तोड़ने के लिए पहली बात तो गंगा जी को ऐसा एकदम बांध लिया। फिर गंगा जी ने कहा कि अरे मतलब ये तो गलती हो गई है ना। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने लेसन सीख लिया अपना। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो मतलब अगर हम हिंदू ट्रेडिशंस को देखें तो जो गंगा जी हैं वो अभी भी आप देखेंगे तो शिव जी के ऐसे जटाओं में काफी हद तक मतलब कंसंट्रेटेड है। एंड वहां से अगर आप देखोगे तो कंट्रोल्ड वे में जो है यहाँ पे निकलती हैं। तो गंगा नदी का सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो हमारे पुराणों में, हमारे ट्रेडिशंस में, इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो आपको पता ही ये चीज फिलहाल। और उसके अलावा भी अगर आप बात करोगे तो गंगा इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स, भारत के अंदर सबसे ऐसी बड़ी नदी है जो एक्चुअली पूरी इंडिया में है और इंडिया को बहुत पानी सप्लाई करती है, ठीक है। चलिए फिलहाल पढ़ते हैं इसके बारे में नाउ। तो अगर आप देखोगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। गंगोत्री कहां है, आपके गौमुख के पास, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड का, जहां से निकलती है, करीब 3900 मीटर्स का हाइट है। और यहां पे इसको हम भगीरथी के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जब ये गौमुख से निकलती, गंगोत्री से निकलती है, तब ये गंगा नदी नहीं कहलाती, तब ये भगीरथी कहलाती है, ठीक है। सो उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रल एंड द हिमालय के जो नैरो गॉर्जेस है, गॉर्ज में ना आपको समझाया कि भैया दो पहाड़ों के बीच से नदी रास्ता काटते हुए निकलती है, ठीक है। इसको हम गॉर्ज कहते हैं। तो काफी सक्रिय होते हैं कई बार, तो जो नैरो गॉर्जेस हैं उससे अपने ये बहते हुए निकलती है। और देवप्रयाग पे भागीरथी की मुलाकात होती है अलकनंदा नदी से, और यहां पे बनती है आपकी नदी गंगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में 5 ऐसे इलाके हैं जहां पे भागीरथी की मुलाकात कई सारी गंगा से होती है, ठीक है। तो गंगा का नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है इन उत्तराखंड। देखिए मैं आपको 5 प्रयाग बताता हूं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और आपका देव प्रयाग, ठीक है। तो हर एक का अपना एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। अब विष्णु का प्रयाग में अगर आप देखोगे तो वहां पे जो 2 रिवर्स हैं जो आपस में मिलती हैं, एक तो विष्णु गंगा हो गई, एक आपकी धौली गंगा हो गई। फिर ऐसे ही जो हर एक प्रयाग है, प्रयाग का मतलब होता है जहां पे रिवर का कॉन्फ्लुएंस हो, ठीक है, जहां पे नदियां आकर के मिले। अब जैसे अगर हम संगम को देखें, प्रयागराज जिसे कहा जाता है, राइट, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो जगह है प्रयागराज, तो प्रयागराज मींस व्हाट, वहां पे संगम है। तो संगम का मतलब होता है कि जब गंगा और आपका जो मेजर हमारी यमुना है और अपनी सरस्वती नदी जिसको मिस्टिकल रिवर कहा जाता है, दिखाई नहीं देती, वो तीनों आकर के मिल रही हैं। सो गंगा इटसेल्फ इज अ बिग रिवर सिस्टम, है ना। तभी आप देखोगे प्रयागराज नाम मिला है कि कॉन्फ्लुएंसेस का भी राजा है भाई वो, ठीक है। तो जब कॉन्फ्लुएंस इज अ वेरी ज्योग्राफिकल टर्म, हिंदी में उसको हम प्रयाग कहते हैं और अंग्रेजी में उसको हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। तो 5 प्रयाग बनते हैं भाई हमारे उत्तराखंड में, आखिरी है देव प्रयाग, और जहां पे भागीरथी अलकनंदा मिलके बनते हैं गंगा नदी, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक? चलो, तो अलकनंदा का जो सोर्स है बेटा वो है आपके सतोत्पत ग्लेशियर में, जो कि बद्रीनाथ वाले रूट पे पड़ता है, और अलकनंदा में आपका धौली गंगा, विष्णु गंगा आ जाती हैं, ठीक है, जो कि फाइनली आप देखोगे जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग पे जाके मिलती हैं। तो अगर आपको औली जाना, उत्तराखंड में एक बहुत सुंदर जगह है, उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं कई बार, ठीक है, विंटर स्विट्जरलैंड। तो जो आपका ये क्या बोलते हैं, औली, तो औली अगर आपने जाना है तो आपको ये बद्रीनाथ वाला हाईवे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जोशीमठ करके एक जगह आती है, वहां पे आपको विष्णु प्रयाग देखने को मिलेगा, और वहां से फिर आगे जो है औली के लिए रास्ता कटती है। सो दिस इज हाउ इट गोज। अगर आप ट्रैवल के शौकीन है दोस्तों तो ये सारी चीजें आप ऐसा लाइव देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। देवप्रयाग में लाइव नहीं देख पाया फिलहाल, इस रूट पे मैं गया नहीं बहुत ज्यादा, बट हाँ तमन्ना है कि यार 5 प्रयाग ऐसे ना लाइव देखने हैं तो बहुत बड़ा मजा आएगा। इवन जो कलर ऑफ द रिवर होता है ना वो भी बहुत डिफरेंट होता है, आपको दिखेगा कि 2 वाटर बॉडीज आपस में आके मिल रही हैं, ठीक है। जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी के, जैसे पिंडार नदी हो गई, ये कहां ज्वाइन करती है, कर्णप्रयाग पे। मंदाकिनी या काली गंगा मीट करती है रुद्रप्रयाग के, है ना। और गंगा एंटर करती है आपके प्लेन एरियाज में, नॉर्दर्न प्लेन्स में 8 हरिद्वार। यहां से अगर आप देखोगे तो पहले साउथ की तरफ बहती है, फिर साउथ ईस्ट बहती है ना, फिर आपका ईस्ट बहती है। उसके बाद आप देखोगे 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, भगीरथी और पद्मा नदी।
फिर अगर आप देखेंगे तो रिवर का जो टोटल लेंथ है लगभग 2525 किलोमीटर का है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार सेक्शन में कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं तो 545 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। गंगा बेसिन लगभग आप ये मान लीजिए 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो टोटल एरिया है बच्चे ये कवर करता है। दैट इज वाई गंगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नदी। ठीक है, चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया था नमामि गंगे। तो नमामि गंगे को आप एक तरीके से एक्सटेंशन कह सकते हो द गंगा एक्शन प्लान का। तो नमामि गंगे एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, मिशन है हमारी करंट सरकार का, फ्लैगशिप प्रोग्राम है अपनी यूनियन गवर्नमेंट का, जिसको स्टार्ट किया गया था 2014 में। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 1 इफेक्टिव तरीके से रिवर पोल्यूशन को फाइट आउट करना, और साथ ही साथ जो अपनी नेशनल रिवर गंगा है उसको यहाँ पे दोबारा से जीवित करना, खासकर उन एरियाज में जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूट हो चुकी है। तो नमामि गंगे के मेजर पिलर्स क्या है? नंबर 1 सीवेज ट्रीटमेंट करना, रिवर फ्रंट्स को डेवलप करना, रिवर के किनारे के एरियाज को सुंदर बनाना, रिवर के सरफेस को साफ करना, बायोडाइवर्सिटी को वापस से उसमें मतलब आप कह सकते हैं रिपॉपुलेट करना, है ना, कि वहां पे आसपास जो जानवर है उसके एक्वाटिक लाइफ है उसको दोबारा से सही करना, एफॉरेस्टेशन करना, पेड़ लगाना, पब्लिक अवेयरनेस करना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को मॉनिटर करना, और गंगा ग्राम मतलब ऑब्वियसली बात है जो नियर बाई विलेजेस हैं उनको वहां पे लेकर के आना। ठीक है, कोलैबोरेटिव तरीके से इसकी सफाई साफ सफाई मेंटेन करने के लिए। अब मजे की बात क्या है, तुम अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करोगे तो इंडिया में एसटीपी का हालत बहुत खराब है। आप ये मान लीजिए कि अभी रिसेंट में एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था जहां पे ऋषिकेश के अंदर, ऋषिकेश में गंगा बहुत साफ है दोस्तों, गंगा बहुत क्लियर है, मतलब आप ऐसे खड़ा हो जाओ ना आपको पानी ऐसा साफ दिखाई देता है। ऋषिकेश की गंगा बहुत क्लियर है। ऋषिकेश का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो पता है क्या कर रहा था? वो पानी को बिना साफ किए, गवर्नमेंट प्लांट है, तो ये नमामि गंगे का आउटकम बहुत, मतलब नमामि गंगे का विजन बहुत बढ़िया है लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। इससे पहले गंगा एक्शन प्लान एग्जिस्ट किया करता था, तो गंगा एक्शन प्लान को बदल दिया, अभी नाम बदल दिया, ठीक है, कुछ एडवांस कर दिए इसमें। तो ऋषिकेश का वीडियो था भाई कि सरकारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंदा पानी, बिना ट्रीट किया पानी जो है ऋषिकेश की गंगा में मिला रहा है। सो गंगा ऑलरेडी इतनी साफ है वहां पे, अब जब गंदा पानी मिलना स्टार्ट होगा देखिए कुछ डिस्टेंस तक तो जो है नदी भी डाइल्यूट कर लेती है। नदी का एक अपना सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी होता है कि अगर उसमें गंदा चीज आप वेस्ट डाल रहे हो तो कुछ किलोमीटर तक नदी उसको डाइल्यूट कर लेगी और कुछ अमाउंट्स में। लेकिन अगर आप एक्सेसिव डालोगे तो बेटा हालात बहुत खराब होगी। देहरादून में एक नदी है रिप्साना नदी करके, तो वो बहुत जमाने पहले बहुत बढ़िया हुआ करती थी, अभी वो नाला बना हुआ है। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज कि हम तो गंदगी कर ही रहे हैं बट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बेटा वो भी अपना काम नहीं कर रहे। तुम दिल्ली में देख लो, दिल्ली में क्या लगा हुआ? ग्राफ 4 लगा हुआ है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4। इसमें क्या होता है, कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं चलती, हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं होती, पुलिस वाले क्या करते हैं 200-200 रुपए में बिक जाते हैं भाई, ये फैक्ट है, रियलिटी। 200 रुपए लिए जेब में रखे और हैवी व्हीकल्स अलाउ कर दिए, 10,000 रुपए फैक्ट्री से लिए जेब में रख के हैवी व्हीकल्स अलाउ कर दी। सो द प्रॉब्लम लाइज हियर कि सरकार नो डाउट पैसा भी खर्च कर रही है, सरकार प्लान भी लेकर के आ रही है, लेकिन जो बिचौलिए बैठे हैं बीच का बेटा सब पैसा दाब के जेब में रख लेते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस इनके डंडे नहीं पड़ेंगे, मतलब आप ये मान लीजिए कि इनके साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तब तक कोई भी प्लान यहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो सकता। एंड वी नो दैट कि गंगा हमारे देश का लाइफलाइन है, उसके बाद हमारी हालत इतनी खराब है, देन दैट इज अ वेरी सैड फैक्ट, राइट। चल आगे बात करते हैं फिलहाल। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो गंगा नदी की अगर हम बात करें, गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर जो है ना लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भारत के अंदर और कई सारी ट्राइब्यूटरीज इसका पार्ट है। कुछ पेरेनियल नदियां मतलब जिनमें साल भर पानी रहता है और कुछ नॉन पेरेनियल नदियां इसमें सीजनल टाइम से पानी रहता है, बारिश के समय पानी रहता है, वो अगर आप देखोगे तो इसका पार्ट है, राइट। तो अगर आप देखेंगे पेरेनियल रिवर्स जनरली आपके हिमालयंस में ओरिजिनेट करती हैं और पेनिनसुला रिवर्स होती है अपनी वो नॉन पेरेनियल होती है, बिकॉज इनमें पानी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा सीजनल रहता है, ठीक है। नाउ जैसे सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन भी इसकी एक मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। यमुना नदी की बात करें जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है वो भी इसकी एक मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो रामगंगा हो गई आपकी, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई। फिर रिवर अगर आप देखोगे तो गंगा नदी फाइनली कहां डिस्चार्ज होती है बेटा? आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर के, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, नियर द सागर आइलैंड। चलिए अब आगे बात की जाए, यमुना जो है वेस्टर्न मोस्ट, अच्छा एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि यमुना नदी को हम राइट बैंक ट्राइब्यूटरी इसलिए कहते हैं बिकॉज ऐसा पैरेलल फ्लो करती है यमुनोत्री से निकलते हुए, ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे तो यहां पे डायरेक्शन वाइज अगर बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी है इसके। अगर हम डायरेक्शन को देखें यहां पे काफी लंबी ट्राइब्यूटरी है, कहां से निकलती है? अपने यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, जो कि आपका कहां पे है? बांदरपूंछ, जो आपकी पहाड़ की रेंजेस है, ठीक है। तो बांदरपूंछ का जो इलाका है, बांदरपूंछ रेंजेस है हमारी, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। हाइट की बात करें तो लगभग 6,316 मीटर्स की हाइट पे आपकी हिल रेंजेस हैं जहां पे अपनी यमुनोत्री से अपनी यमुना निकल रही है। ये कहां ज्वाइन करती है? गंगा को प्रयाग में, यानी इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर। फिर अगर आप देखोगे तो उसके अलावा चंबल नदी, सिंध नदी, बेटवा नदी, केन नदी, ये भी राइट बैंक के से ओरिजिनेट करके जो है यहाँ पे ज्वाइन करती है इसको, हमारी गंगा को, ठीक है। तो अगर हम बेटवा केन की बात करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वहां से ओरिजिनेट करती हैं, देन दे ज्वाइन द
गंगा नदी, ठीक है। वाइल जो आपकी हिंडन नदी है, रीन नदी है, सेंगर नदी है, वरुणा नदी है, ये भी कुछ छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं जो इसको यहाँ पे ज्वाइन करती हैं, राइट। चले, मैक्सिमम वाटर अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना एंड आगरा कैनाल्स का जो है आपका, आप देखेंगे इस टाइप पे, इसके लिए इरिगेशन के लिए काफी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ये देखोगे गंगा से, तो गंगा का जो पानी है, ठीक है, काफी हद तक जो है इसको कैनाल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया और कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन के लिए पानी को काफी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चले, तो ये तो उसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज हो गई, बिकॉज हमने देखा है कि गंगा के साथ ना दोनों तरीके की नदी आ रही है। तो गंगा का सीन ऐसा है कि गंगा के साथ ऊपर से जो गंगा नदी आ रही है, इसकी कई सारी ट्राइब्यूटरीज चल रही हैं और नीचे से भी कई पेनिनसुलर पार्ट से आकर के इसमें काफी सारी ज्वाइन कर रही है। तो गंगा का सिनेरियो इस टाइप से है कि हिमालयन नदियां भी इसको ज्वाइन करती हैं, पेनिनसुलर नदियां भी इसको ज्वाइन करती हैं, एंड फाइनली अगर आप देखोगे ड्रेन करती है आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर के, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द चंबल नदी। अब चंबल बड़ी इंटरेस्टिंग रिवर है, बहुत इंटरेस्टिंग रिवर है, राइट। चंबल निकलती है मालवा प्लाट्यू से। मालवा प्लाट्यू कौन सा? एमपी वाला रीजन। तो मऊ नामक जगह है एमपी में, है ना, तो वहां पे मालवा प्लाट्यू का जो रीजन है आपका, वहां से चंबल निकलती है। फिर ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, एक छोटा सा गॉर्ज यहां पे क्रिएट होता है। फिर आप देखोगे कोटा से पास करती है राजस्थान में, जहां पे आपका गांधी सागर डैम आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है। और कोटा से जो है ये बूंदी की तरफ ट्रैवल करती है, बूंदी भी राजस्थान के अंदर है। फिर सवाई माधोपुर होते हुए, धौलपुर होते हुए फाइनली ज्वाइन कर लेती है जाके यमुना को। तो चंबल अगर आप देखोगे तो फेमस है अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के, मतलब बहुत सिंपल है कि चंबल नदी ने काफी सारे बीहड़ बना रखे हैं, इरोजन काफी किया हुआ है, इसको आप चंबल के बीहड़ या चंबल के रिवाइंस कहते हो, राइट। तो हमने क्या देखा कि चंबल नदी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है जो मऊ के पास से निकलती है, मध्य प्रदेश का जो मऊ इलाका है, प्लाट्यू रीजन। फिर नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगी, गॉर्ज बनाते हुए राजस्थान एंटर करेगी, कोटा से ट्रैवल करेगी, इधर गांधी सागर डैम बना हुआ है। फिर बूंदी होते हुए आपका धौलपुर होते हुए माधोपुर होते हुए जो है यमुना को यहां पे ज्वाइन कर लेगी। फिर गंडक नदी की अगर हम बात करें, गंडक भी इसकी एक मॉडर्न ट्राइब्यूटरी है गंगा नदी की। इसमें दो स्ट्रीम्स है, नंबर 1 एक काली गंडक है और एक आपकी त्रिशूल गंगा है। अब ये ओरिजिनेट करती है नेपाल हिमालयस के अंदर, ठीक है। तो जहां पे धौलागिरी पर्वत है आपका, माउंट एवरेस्ट के बीच का जो इलाका है, और सेंट्रल पार्ट जो अपना नेपाल का, उसमें पूरा ये पानी यही पहुंचाती है, राइट। चलिए, फिर अगर आप देखोगे तो गंगा प्लेन्स में एंटर करती है बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, एंड फाइनली गंगा को ज्वाइन करती है सोनपुर के पास नियर पटना। तो ये अपनी गंडक नदी होगी। तो गंडक नदी का ओरिजिनेशन कहां से? नेपाल हिमालयस में है, बिटवीन धौलाधर माउंट एवरेस्ट के बीच वाला इलाका। तो अपना सेंट्रल नेपाल को पानी यही पहुंचाती है। फिर वहां से ये क्या एंटर करती है? प्लेन्स में एंटर करती है इन बिहार, चंपारण में, और चंपारण के बाद जो आप देखेंगे गंगा को ज्वाइन करती है सोनपुर के अंदर नियर पटना। फिर अपने पास घाघरा नदी आती है। तो घाघरा नदी भी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है दोस्तों, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द घाघरा नदी। अब घाघरा नदी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो घाघरा ओरिजिनेट करती है कहां से बच्चे? दैट इज माप चाचुंगो के ग्लेशियर से। तो नाम में आपका सुनने को बड़ा इंडियन लगेगा यार, घाघरा नदी, और ओरिजिनेशन बड़ा चाइनीज सा है ना, दैट्स माप चाचुंगो का ग्लेशियर। तो अगर आप देखोगे तो यहां से घाघरा ओरिजिनेट कर रही है। इसके बाद जो है घाघरा नदी आप क्या होती है बच्चे, ये पानी कलेक्ट करती है अपने ट्राइब्यूटरीज से। कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है? तीला, सेती, बेरी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पहाड़ से आगे निकलती है, फिर एक काटता हुआ ऐसा गॉर्ज क्रिएट करती है शीश पानी पे। फिर रिवर शारदा, जिसको आप काली या कली गंगा कहते हैं, ये ज्वाइन करती है इसको प्लेन एरियाज में, जिफोर ये फाइनली गंगा को मीट करती है एट छपरा। छपरा अगेन इज इन बिहार, राइट। चले, तो हमने क्या देखा कि गंगा का घाघरा कहां से ओरिजिनेट कर रही है? ये ओरिजिनेट करी है ग्लेशियर से। ग्लेशियर का नाम क्या है बच्चा? मापा चाचुंगो, ठीक है, दैट्स माप चाचुंगो, ऐसा करके याद कर लीजिए। तो एक बार इसने पानी इकट्ठा कर लिया अपने ट्राइब्यूटरीज से, ट्राइब्यूटरीज है टीला, सीता, बेरी, सेटी, बेरी। तो उसके बाद ये पहाड़ से नीचे उतरती है, गॉर्ज वगैरह क्रिएट करती है। फिर इसकी मुलाकात किससे होती है? शारदा नदी या फिर कली गंगा से, ठीक है। फिर उसका आप देखोगे बच्चे की इसको ज्वाइन करती है प्लेन एरियाज में। फिर फाइनली इसकी मुलाकात गंगा नदी से होती है छपरा में जाकर। फिर कोसी नदी आ जाती है। कोसी बड़ी तगड़ी रिवर है ना, तो कोसी रिवर इज अ वेरी नाइस रिवर, ठीक है। इसका जो ओरिजिनेशन है ये नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन द तिब्बत, ठीक है। सो दैट इज द कोसी रिवर माय डियर। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहां पे सामने आती है कि एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग बिफोर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, ठीक है, एग्जिस्टिंग बिफोर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। डन। चलिए, तो हमने क्या देखा कि कोसी एक एंटीसीडेंट नदी है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस अगर आप देखोगे तो हिमालयस के फॉर्मेशन से पहले का है। इसका सोर्स अगर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ में है, तिब्बत रीजन साइड पे, जहां पे इसको जो मेन स्ट्रीम है जो अरुण नदी है बेटा वो राइज करती है। और आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयस, नेपाल के सेंट्रल हिमालयस को क्रॉस करते हुए इसको ज्वाइन करती है सोन नदी। तो अगर हम बात करें कोसी की, फ्रॉम द वेस्ट एंड द तामूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। चल, तो यहां पर आप देखोगे
तो हमने क्या देखा कि कोसी क्या एक ऐसी नदी है जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले एग्जिस्ट करती है। ओरिजिनेशन की बात करें तो नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट, इसकी मेन स्ट्रीम जहां से अरुण है ना, जहां से इसका शुरुआत हो रहा है वो वहीं से निकल रही होती है। फिर सेंट्रल हिमालयस को नेपाल में क्रॉस करते हुए जो है इसको दो स्ट्रीम्स ज्वाइन करती हैं, एक सोन कोसी जो कि वेस्ट से आ रही है, एक तामुर कोसी जो कि ईस्ट से आ रही है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सप्त कोसी फॉर्म करते हैं मिलकर के आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण। तो अरुण नदी जो है आपकी मेजर रिवर है इसकी, जहां से आपकी कोसी नदी ओरिजिनेट कर रही है। अरुण नदी का ओरिजिनेशन तिब्बत में है, अगेन माउंट एवरेस्ट के साइड पे, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ पे। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे जब हिमालयस क्रॉस हो जाते हैं सेंट्रल हिमालयस नेपाल वाले, फिर दो स्ट्रीम्स यहां पे ज्वाइन करती हैं, सोन कोसी और तामुर कोसी। और सोन कोसी और तामुर कोसी जो है बच्चे मिल करके क्या बनाती है, सप्त कोसी। और फिर इनकी मुलाकात किससे होती है, आपके अरुण नदी से, राइट। सो दिस इज हाउ द रिवर ट्रेवल्स, राइट। चलिए अब आते हैं यार रामगंगा के ऊपर। तो रामगंगा भी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है बट स्मॉल रिवर है। अगर हम बात करें रामगंगा की तो ये गढ़वाल जो आपके हिमालयस हैं, गढ़वाल हिल्स हैं, गरसाई के पास, वहां से निकलती है। ये अपना काफी ज्यादा रास्ता बदलती है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो उसका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो शिवालिक्स के बाद, देखो बहुत सिंपल है। तो यहां पे क्या हमने देखा कि जो हमारी रामगंगा है ये अपना क्या करती है, रास्ता बदलती है टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक हिल रेंजेस, ठीक है। फिर ये एंटर करती है यूपी के प्लेन्स में नियर नजीबाबाद, फाइनली गंगा को ज्वाइन करती है नियर कन्नौज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि रामगंगा जो है छोटी नदी है, कहां से निकल रही है आपकी, निकल रही गढ़वाल की पहाड़ियों से, फिर साउथ वेस्ट की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज करती है शिवालिक की पहाड़ियां क्रॉस करने के बाद, फिर यूपी के प्लेन्स में एंटर कर जाती है ये नजीबाबाद के पास, फिर फाइनली कन्नौज में जाकर के ज्वाइन करती है हमारी गंगा को। फिर अगर हम बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। तो दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑक्यूपाई करती है छोटा नागपुर प्लाट्यू का। तो दामोदर वैली अगर आप देखेंगे तो बंगाल की साइड आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बंगाल आपका बंगाल झारखंड के बीच वाला जो सेक्शन है। सो दामोदर ऑक्यूपाई करता है ईस्टर्न साइड ऑफ छोटा नागपुर प्लाट्यू, जहां पे एक रिफ्ट वैली, ऐसा घाटी बनाता हुआ, वैली बनाता हुआ फ्लो करता है, ठीक है। और फाइनली हुगली नदी को ज्वाइन कर लेता है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो बराकर है वो इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी है। तो इसको किसी जमाने में सौरव बंगाल कहा जाता था, मैंने आपको बताया, देखिए बंगाल सेक्शन पड़ता है यहाँ पे। तो दामोदर अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसके ऊपर, उसके द्वारा अभी इसका फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले इसे सौरव बंगाल कहते थे, किसको, हमारे दामोदर नदी को, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फ्लडिंग क्रॉस करती थी। बट अभी आपने जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट बनाया हुआ है दोस्तों, इससे इसके फ्लो को काफी ज्यादा हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लेट्स कम टू द शारदा या सरयू नदी। तो शारदा नदी या सरयू नदी कह लीजिए, ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालयस में, जहां पे इसको गोरी गंगा कहा जाता है। अब इंडो नेपाल बॉर्डर के अलोंग ये फ्लो करती है, जहां पे इसे कली या चौक कहा जाता है, जहां पे इसकी मुलाकात होती है घाघरा नदी से। इसके अलावा महानंदा की अगर हम बात करें तो महानंदा एक और इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किसके, हमारी गंगा नदी की। तो महानंदा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी, किसका, हमारा गंगा नदी का, ठीक है। तो ये कहां से ओरिजिनेट करती है, निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, फिर गंगा को ज्वाइन करती है द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। फिर सोन नदी आ जाती है अपने पास। सोन नदी एक लार्ज साउथ बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा की, जिसका ओरिजिनेशन अमरकंटक प्लाट्यू में, अपना वही एमपी वाला एरिया के आसपास। फिर ये कई सारे वाटरफॉल्स बनाती है यहाँ पे इस प्लाट्यू में, फिर आरा के आसपास पहुंचती है, दैट इज वेस्ट ऑफ पटना, फाइनली ये गंगा को ज्वाइन करती है। तो नीचे से आ रही है, ऊपर की तरफ पटना के पास जो है जाकर के ज्वाइन करेगी गंगा को। तो ये बच्चे नदियां हो गई किसकी, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हो गई हमारी गंगा रिवर की। अब लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रिवर सिस्टम फ्रॉम द हिमालयन ड्रेनेज, जिसका नाम है द ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम, ठीक है। चलिए तो लास्ट ड्रेनेज सिस्टम है हिमालयन बेल्ट का, इसको हम कहेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। अब अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका ओरिजिन अगेन तिब्बतन प्लाट्यू में चमयांगदोंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। कैलाश माउंटेन रेंजेस के अंदर एक ग्लेशियर है आपका मानसरोवर झील के पास। तो यहां से ये ईस्ट की तरफ, ऐसे ईस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। करीब करीब 1200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस में, और ड्राई और फ्लैट रीजन से पास करती है। आपको बताना कि चाइना वाला जो सेक्शन है, ठीक है, यहां पे पूरा फ्लैट और ड्राई रीजन है अपना, ठीक है, तिब्बतन प्लाट्यू सेक्शन, और यहाँ पे पानी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। यहां इसको यालुंग सांगपो बोलते हैं, इसका मतलब है प्यूरिफायर। तो रांग सांगपो इसका मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है तिब्बत के अंदर इसमें। अच्छा, अगर आप देखोगे तो जो रांग सांगपो है बच्चे, ये काफी टर्बुलेंट रिवर मानी जाती है, काफी मतलब इसमें पानी का वेव बहुत ज्यादा है और काफी तगड़ा गॉर्ज क्रिएट करती है सेंट्रल हिमालयास के अंदर नियर नामचा बारवा। अब अगर आप देखोगे तो नामचा बारवा से जो है फिर अपना रिवर नीचे की तरफ निकलती है, फुटहिल्स पे आती है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे इन बाय द नेम ऑफ सियांग या दिहांग। तो दिहांग एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रह्मपुत्र की, राइट। तो इंडिया में एंटर करती है सादिया के आसपास। तो सादिया क्या है बच्चों, टाउन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ के वेस्ट में आप देखोगे भारत में एंटर करती है, ठीक है। तो नामचा बारवा का जो पहाड़ी आपका है ना, नामचा बारवा से आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र ऐसा यूटर्न लेती है और फिर अरुणाचल में घुसती है। तो अरुणाचल में जो शहर जिसके पास आपका ब्रह्मपुत्र एंटर करती है दैट इज सादिया, ठीक है।
तो यहां पे अगर आप देखोगे तो फ्लोइंग साउथ वेस्ट, फिर यहां से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। इसको अपना मेन लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी यहां पे मिल जाते हैं, जैसे दिबांग हो गया, सिकांग हो गया, लोहित हो गया। और फिर यहां पे आप देखोगे तो इसको माना जाता है द ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत के अंदर इसको यालुंग सांगपो कहते हैं, इसकी अपनी ट्राइब्यूटरी है तिब्बत में, जिसको हम रांगो सांगपो कहते हैं, जो कि काफी टर्बुलेंट रिवर है, काफी पानी का वेव या वेग बहुत ज्यादा है इस आपके रांगो सांगपो के अंदर। फिर अगर देखोगे तो आगे की तरफ फ्लो करेगी थोड़ा सा, फिर आप देखेंगे नामचा बारवा के पास एक गॉर्ज बनाएगी, और नामचा बारवा से अगर आप देखेंगे यू टर्न मार करके भारत में एंटर कर जाती है। तो जिस टाउन के पास एंटर करती है अरुणाचल में, उसका नाम सादी है। फिर वहां से आप देखेंगे तो काफी सारी इसको ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, फिर इसे हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा को बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज मिलती हैं अपने 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी में थ्रू द आसाम वैली। ठीक है, नाउ अब जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है इसकी, वो है आपकी बुरी, है ना, दिहिंग, धनसारी साउथ में। वह जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो इसकी, जो राइट की तरफ फ्लो करती है, वो है सुबनसिरी, कामिंग हो गई, आपकी मानस हो गई, संघोष हो गई। सुबनसिरी की अगर हम बात करें, सुबनसिरी का भी ओरिजिन कहां है, तिब्बत के अंदर है बच्चों। एक एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब हिमालयस के ओरिजिन से पहले की नदी है ये। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा कहां एंटर करती है, तो एक बार ये आसाम से फ्लो करने के बाद जो आप देखेंगे आसाम से ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है, फिर ऐसे राइट एंगल बनाते हुए एंटर कर जाएगी कहां पे, हमारे बांग्लादेश में। ठीक है, सो बांग्लादेश में धुबरी नामक जगह है, वहां पे एंटर करेगी, फिर साउथ फ्लो करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब बांग्लादेश में अगर आप देखोगे जो तीस्ता नदी है वो इसके राइट बैंक पे जॉइन करती है। ठीक है, जहां से इस नदी को हम लोग कई बार जमुना का नाम भी देते हैं। तो बांग्लादेश में हमने क्या देखा कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र एंटर कर रही है अपना, उसकी ज्वाइनिंग होती है तीस्ता से, और तीस्ता के मिलने के बाद इसे कई बार हम लोग यहाँ पे किस नाम से बुलाते हैं, द जमुना नदी। फाइनली ये मर्ज करती है पद्मा के साथ। पद्मा अगर आप देखोगे तो अगेन गंगा से ही निकल के आ रही होती है, और ये लोग मिल करके कहां फॉल करते हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो ब्रह्मपुत्र जाना जाता है फ्लड्स के लिए, अपने चैनल शिफ्टिंग के लिए, अपना रास्ता बदलने के लिए, और कई बार इरोजन के लिए भी, है ना। तो इसी फैक्ट की वजह से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ट्राइब्यूटरीज इसकी काफी बड़ी भी हैं, और काफी बड़े अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स को यहाँ पे कैरी करती हैं। इनफैक्ट आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी एक और चीज के लिए जानी जाती है, वो है रिवर्स के अंदर आइलैंड्स बनाने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द मजूली आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र, इसमें अभी काफी सारे लोग रहते भी हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज हाउ इट गोस। और मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो हमारा तिब्बत वाला बेल्ट है, वहां पे मोस्टली आपकी यालुंग सांगपो जो मेजर ब्रह्मपुत्र नदी है, वो आपकी ड्राई रहती है, बिकॉज ड्राई एरिया से पास करती है। असली पानी इसको कहां मिलता है, जब ये भारत एंटर करती है, एंड दैट इज अ बिगर पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। किसके बीच में भाई, भारत और चाइना के बीच में। तो चाइना जो अपना अरुणाचल में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे, यहां तक तो हमने बात कर ली हमारे ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम की। तो लेट्स टॉक अबाउट द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो पेनिनसुलर ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है भैया ज्योग्राफी में कि ये जो अपना पार्ट है नीचे ट्राइंगल जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, ये कहलाता है अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन आपको मेघालय के फॉर्म में दिखेगा जरूर। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द पेनिनसुलर नदियां। अब देखिए पेनिनसुलर नदियां जो है ना, हिमालयन नदियों से काफी पुरानी है। ठीक है, बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है इससे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ब्रॉड, लार्जरी ग्रेडेड शैलो वैलीज, यहाँ की वैलीज बहुत गहरी नहीं है। ठीक है, जो रिवर्स यहाँ वैलीज क्रिएट करती हैं, बहुत ज्यादा गहरी वैलीज नहीं है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स अगर आप देखोगे वेस्टर्न कोस्ट के बहुत पास है, तो एज अ रिजल्ट ये क्या करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। तो मैक्सिमम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स को सेपरेट करने का काम क्या करता है, हमारा वेस्टर्न घाट करता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो नदियां आपके बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के अपना पानी गिरा रही होती हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल स्मॉल रिवर्स है जो आपके अरेबियन सी को ज्वाइन करती हैं। तो नर्मदा, तापी को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी भी मेजॉरिटी पेनिनसुलर नदियां हैं, ये सारी की सारी कहां गिर रही हैं, जाके बे ऑफ बंगाल में। चलिए, तो आगे बात करेंगे फटाफट से। लेट्स टॉक अबाउट द पेनिनसुलर नदियां। देखो, तो अगर हम बात करें नंबर 1, तो चंबल हो गई, सिंध नदी हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सोन हो गई। अब सोन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोन के बारे में अभी पढ़ा था कि सोन ओरिजिनेट तो पेनिनसुला से करती है, बट आगे जाके गंगा ज्वाइन कर लेती है, राइट। चलिए, फिलहाल जो मेजर पेनिनसुलर नदियां हैं, चंबा, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये ओरिजिनेट करती हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है गंगा रिवर सिस्टम से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। तो जो मेजर रिवर सिस्टम्स है पेनिनसुलर ड्रेनेज के, वो आपका महानदी रिवर सिस्टम हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो ये आपके बड़े नदियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगे हमारे पेनिनसुला में। पेनिनसुलर रिवर्स अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है इनका फिक्स कोर्स है, बहुत ज्यादा कोर्स है, बदलती नहीं, अपना रास्ता नहीं बदलती। ठीक है, मियांडर्स आपको यहां बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। नॉन पेरिनियल मतलब बारिश में ज्यादा पानी होगा, बल्कि साल भर इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता। नर्मदा एंड तापी ऐसी नदियां हैं जो आपकी रिफ्ट वैलीज बनाती हैं, वैलीज या घाटियां फॉर्म करती हैं। ठीक है, एंड ये आपकी थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं, राइट। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर हम एवोल्यूशन की बात करेंगे, भैया इसका एवोल्यूशन कहां से हुआ है, तो देखिए नंबर 1, जो मेजर जियोलॉजिकल इवेंट है ना, अगर आप देखोगे पुराने जमाने में, तो उन्हें ऑब्वियस सी बात है हमारे ड्रेनेज सिस्टम को क्रिएट किया है पेनिनसुलर प्लेट्यू के। अब देखिए नंबर 1, पहली बात तो जो हमारा पेनिनसुला का वेस्टर्न फ्लैंक है, वेस्टर्न साइड है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, ऑब्वियस सी बात है अगर आप देखेंगे, हमने ऐसा कहा कि यार कुछ पार्ट ऐसा है इसका जो अपना सबमर्ज्ड है, कहां पे, हमारे सी के नीचे,
राइट, ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड में। अब एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया है, एकदम प्रॉपर शेप के थ्रू जो है ना पूरा हमारा ड्रेनेज पैटर्न को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। राइट, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स, इनफैक्ट आपने द्वारका वाला एग्जांपल आपको याद है कि गुजरात में एक शहर था, मतलब द्वारका का, श्री कृष्ण जी की द्वारका, वो भी सबमर्ज्ड इन वाटर है। तो ऐसा माना जाता है कि भैया जो अपना वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट है, मतलब थोड़ा सा मतलब उठा हुआ पार्ट है ना, और जो वेस्टर्न साइड है उसका थोड़ा सा रीजन अगर आप देखोगे तो सबमर्ज्ड इन वाटर यानी डूबा हुआ इन वाटर है। तो एक तरीके से एक ना ऐसा ढलान जैसा क्रिएट हो रहा है पूरे सिस्टम में, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर सिमेट्री बना देता है, एक प्रॉपर शेप बना देता है रिवर्स के फ्लो होने का, ठीक है। चलिए नाउ, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो इससे एक और चीज क्रिएट हुई है, जो अपना ओरिजिनल पुराना पैटर्न था जिस तरीके से रिवर्स फ्लो करती थी, उसमें भी आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपहीवल ऑफ द हिमालयस। जब नॉर्दर्न फ्लैंक, पेनिनसुलर का नॉर्दर्न फ्लैंक मतलब नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, तो जब नॉर्दर्न पार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हुआ, सबसिडेंस हुआ, मतलब सबडक्शन हुआ, थोड़ा सा दबा ऊपर की तरफ गया सब, ठीक है। और अगर आप देखोगे एक फॉल्टिंग या फॉल्ट लाइन या ब्रेक क्रिएट हुआ यहां पे, तो इससे क्या हो रहा है कि जो नर्मदा एंड तापी अगर आप देखेंगे वो इन्हीं फॉल्ट्स के थ्रू यहां पे आप कह सकते हैं बच्चे फ्लो करती हैं, एंड जो आपके ओरिजिनल क्रैक्स क्रिएट हुए थे उस टाइम पे उसको यहां पे कई सारे मटेरियल से फिलअप करती हैं, राइट। हेंस अगर आप देखोगे अलूवियल और डेल्टा डिपॉजिट्स का इन रिवर्स के अंदर काफी ज्यादा कमी है। तो हमने क्या देखा यहां पे कि जब हमारे हिमालयस क्रिएट हुए, तो हिमालयस किधर क्रिएट हो रहे हैं, इन नॉर्दर्न वाले पार्ट से, राइट। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब प्लेट के टकराने का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, हमने पढ़ा भी लास्ट क्लासेस में, तो हमें पता था कि भैया यूरेशियन प्लेट अपना ऐसा था और पेनिनसुलर प्लेट अपना ऐसा था, ठीक है, ऐसा, और ये जाके क्या हुआ, इसमें ऐसा टकराया। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका देखेंगे बच्चों, तो ये इस तरीके से उठ करके क्या हुआ था, ये हिमालयस फॉर्म हुआ था, फिर बीच में गैप आ गया था। वहीं अगर आप देखेंगे तो अपना वेस्टर्न पार्ट इस साइड वाला था। तो ये जो गैप या फॉल्ट लाइन आपको दिखाई देता है ना, ये आपको दिखाई देता है बच्चे कि यहां पे एज अ रिजल्ट जो हमारे मैक्सिमम डिपॉजिट्स थे जो होने चाहिए इन रिवर्स के अंदर, यहां पे नहीं प्रेजेंट है। बिकॉज आप देखोगे कि जब ये क्रिएशन हुआ तो यहां पे एक ना बड़ा सा गैप क्रिएट हो गया था, बिकॉज सेडिमेंट्स तो सारे ऊपर की तरफ उठ गए थे, आपके हिमालयस फॉर्म होना का स्टार्ट हो गया था उससे। तो एज ए रिजल्ट यहां पे एक बड़ा सा गैप या एक बड़ा सा वॉइड क्रिएट हो गया था, राइट। तो आप देखोगे तो जितने भी सेडिमेंट्स का लैक है वो आपको दिखाई देता है कहीं ना कहीं इन रिवर्स के अंदर भी। आपको अलुवियल डिपॉजिट्स यहां बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे, और जो नर्मदा एंड तापी आपकी फ्लो कर रही है ना बेटा, वो इन्हीं फॉल्ट्स के थ्रू, इन्हीं गैप्स के थ्रू कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फ्लो कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये ओरिजिनल क्रैक्स को फिल कर चुकी हैं अभी, ठीक। तो नर्मदा एंड तापी का जो फ्लो है वो बड़ा अजीब सा है, मतलब आप देखिए नर्मदा ऐसे फ्लो कर रही, तापी ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो दे आर फिलिंग द ओरिजिनल गैप्स जो बहुत पुराने टाइम में क्रिएट हुए थे, राइट। अब अगर आप देखोगे तो पेनिनसुलर ब्लॉक ना हल्का सा टिल्टेड है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, जिससे अगर आप देखोगे तो पूरे ड्रेनेज सिस्टम का ना आपको एक डायरेक्शन दिखाई देता है। तो आपको बताया था कि ढलान है, आप कभी भी देखिए जो हमारा प्लाट्यू रीजन है वो ऐसा है, थोड़ा सा ढलान वाला है, तो वेस्टर्न से लेकर के ईस्टर्न की तरफ ऐसा ढलान है। और पानी में आपको बताया कैसे फ्लो करता है नदियों का, एकदम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ग्रेविटी का जो प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसके इन्फ्लुएंस में आप देखेंगे पानी क्या करता है, ऐसे ऐसे फ्लो करता है, राइट। चलिए, तो अगर आप देख पा रहे हो तो भाई वेस्टर्न प्लाट्यू के वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड के बीच में आपको ऐसा ढलान जैसा दिखेगा। तो मैक्सिमम नदियां अगर आप देखोगे तो ऐसे ही फ्लो कर रही होती हैं, राइट। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज। देखिए बहुत सिंपल है, लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज यानी पेनिनसुलर प्लाट्यू के अंदर। बेसिक अकाउंट की हम बात करें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स की, तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट देम। देखिए जैसे नंबर 1 तो महानदी। अब अगर आप महानदी की बात करोगे तो महानदी कहां राइज करती है, नियर सिहावा इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो महानदी कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। फिर ये उड़ीसा से फ्लो करती हुई जो है अपना पानी डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। 851 किलोमीटर का इसका लेंथ है टोटल, और जो इसका कैचमेंट एरिया मतलब जो टोटल एरिया जहां से स्प्रेड आउट कर रही है वो लगभग 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। तो कुछ नेविगेशन मतलब थोड़ा सा बोट वगैरह आपका देखोगे तो चल जाता है इन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर। 53% जो ड्रेनेज बेसिन इस रिवर का लाई करता है आपका एमपी में, छत्तीसगढ़ में, और 47% आपका लाई करता है उड़ीसा में। ओरिजिनेशन अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ से है, फिर अपना उड़ीसा के अंदर फ्लो करती है, कुछ पार्ट आपका एमपी के साइड भी फ्लो करता है, ठीक है। एंड लोअर कोर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन इसमें देखने को मिलता है। गोदावरी आ जाती है, गोदावरी को हम लोग कहते हैं बेटा द लार्जेस्ट रिवर। गोदावरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इसको आप दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। गोदावरी कहां से निकलती है, नासिक जिला से। नासिक कहां है बेटा, महाराष्ट्र में। तो नासिक में एक बहुत सुंदर मंदिर है, इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। वहां से आपको गोदावरी ऐसे छोटे से होल से ऐसा एकदम अंडरग्राउंड स्प्रिंग से ऐसा निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो गोदावरी ओरिजिनेट करती है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। फिर इसका भी पानी कहां गिरता है बेटा, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ट्राइब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसकी ट्राइब्यूटरीज आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा सब जगह देखने को मिल जाएंगी, राइट। लेंथ की बात करें 1465 किलोमीटर का लंबा लेंथ है इसका। एरिया की बात करें तो 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कवर करती है। 49% इसके टोटल एरिया का लाई करता है महाराष्ट्र में,
20% लाई करता है एमपी में और छत्तीसगढ़ में, और बाकी लाई करता है आपका आंध्र प्रदेश में। पेन गंगा हो गई, इंद्रावती हो गई, प्रणहिता हो गई, वैन गंगा हो गई, बंजरा हो गई, ये इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। गोदावरी की अगर हम बात करें तो इसके लोअर कोर्स में आपको हैवी फ्लड्स देखने को मिलेंगी टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पोलावरम, ठीक है, जहां पे एक सुंदर गॉर्ज भी क्रिएट करती है। नेविगेबल कहां तक है? सिर्फ डेल्टा एरियाज तक, डेल्टा एरियाज में आप इसमें नाव वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। एंड राजमुंदरी के बाद अगर आप देखोगे तो रिवर डिवाइड हो जाती है अपने कई सारी ब्रांचेस में, जिससे एक डेल्टा फॉर्म करती है द गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तो ये बेसिकली गोदावरी का टोटल कोर्स है। हाउएवर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर अगर हम साउथ की बात करें। फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों साउथ की, वो अपनी हमारे पास कृष्णा नदी। साउथ मतलब पेनिनसुलर प्लेटू की जो सबसे बड़ी नदी है दूसरे नंबर पे, वो अपनी कृष्णा नदी है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये कहां फ्लो करती है बच्चे? फ्लो करती है आपके ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, अगेन जाके गिरती जाकर के आपका बे ऑफ बंगाल में। तो ये महाबलेश्वर के पास निकलती है सहाद्री की पहाड़ियों से। तो जो सहाद्री के पहाड़ है महाबलेश्वर के पास, वहां से ओरिजिनेट करती है। टोटल लेंथ 1401 किलोमीटर है। कोयना, टुंग, भादरा, भीमा नदी इसकी ट्राइब्यूटरीज है। अगर हम बात करें कैचमेंट एरिया की तो कृष्णा नदी का 27% इलाका लाई करता है महाराष्ट्र में, 40% कर्नाटक में, 29% लाई करता है आंध्रा में और तेलंगाना में। अगर आप देखोगे तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नदी दूसरी बच्चे हमारी कावेरी है। तो कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से। तो ब्रह्मगिरी हिल्स की अगर हम बात करें, ये पड़ते हैं आपके कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, करीब लगभग 1341 मीटर्स की हाइट से, राइट। अगर आप देखोगे क्योंकि इसका जो अपर का इलाका है, ऊपर एरिया, अपर कैचमेंट एरिया इसका, इसमें काफी बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून के चलते, ठीक है। जो लोअर पार्ट है उसमें अगर आप देखोगे विंटर मानसून के चलते भी आपको बारिश थोड़ी थोड़ी मिल जाती है। तो एज अ रिजल्ट इस कृष्णा नदी में आप देखेंगे तो पानी लगभग आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर पेनिनसुलर रिवर्स, राइट। अबाउट 3% कावेरी बेसिन लाई करता है केरला में, 41% पानी आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा और 56% आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज की बात करें, काबनी हो गई, भावनी हो गई और अमरावती हो गई। तो सिंस यहां पे इसको दो तरीके से पानी मिल रहा है, पहला तो आप देखेंगे कि इसको पानी मिल रहा है आपके समर मानसून में, दूसरा इसको पानी मिल रहा है विंटर मानसून में। तो एज द रिजल्ट इसमें पानी लगभग पूरे साल रहता है कंपेयर टू द अदर रिवर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोस्तों नर्मदा। तो नर्मदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, कई सारी सुंदर क्रिएशंस या सुंदर सीनरीज बनाती है। नर्मदा ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से करीब 1057 मीटर्स की हाइट पे रिफ्ट वैली आपकी वैली क्रिएट करती, घाटी बनाती है सतपुरा की पहाड़ियों में के बीच में और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक तरफ ये नदी ऐसे बह रही है, एक तरफ सतपुरा की पहाड़ियां, एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ियां, और बीच में आपकी नदी है, बीच में ऐसा घाटी वैली है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्ट वैली, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट कर रही है। आप देखेंगे एक तरफ विंध्याचल, एक तरफ सतपुरा है इसके, राइट। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मार्बल रॉक्स हैं आपके जबलपुर मध्य प्रदेश के आसपास, ऐसे मार्बल वाले रॉक्स हैं, वहां पे गॉर्ज बनाती है, सुंदर सा गॉर्ज बनाती है, वहां पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, ठीक है। चलो, धुआंधार वाटरफॉल बनाती है जबलपुर के पास। सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? करीब 1312 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये अरेबियन सी में जाके फॉल कर जाती है भरूच के आसपास, ठीक है। चलिए, जिससे अगर आप देखोगे तो ये एस्टुअरी भी फॉर्म करती है। तो एस्टुअरी क्या होता है दोस्तों? एक वो इलाका होता है जहां पे नदी का पानी और समुद्र का पानी आपस में मिल रहे होते हैं। तो जो ये सेक्शन कहलाता है एस्टुअरी। तो 27 किलोमीटर लंबाई एस्टुअरी फॉर्म करती है। उसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो वो भी अपना काफी बड़ा यार, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी नर्मदा के ऊपर क्रिएट किया गया है। तो दिस इज द नर्मदा वैली या फिर नर्मदा नदी। चलिए, दूसरा वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करेंगे, दैट इज तापी। तो तापी की अगर बात करें, तापी अनदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। तापी का ओरिजिनेशन होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, इट्स एमपी। 724 किलोमीटर लंबी नदी है और अगर आप देखोगे तो काफी लंबा कैचमेंट एरिया ड्रेन करती है, काफी लंबा इलाके से निकलती है। 79% इसका बेसिन महाराष्ट्र में लाई करता है, 15% एमपी में और बाकी 6% आपका गुजरात के अंदर। लूनी अगर आप देखोगे, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट लूनी गाइस, तो लूनी अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो कि राजस्थान का है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी, ठीक है। तो वी टॉक्ड अबाउट नंबर 1 तापी। तो तापी हमने कहा देखा कहां से निकलती है? तापी निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। आपके बैतूल डिस्ट्रिक्ट का है बच्चे अगेन एमपी वाले सेक्शन में। कहां फॉल करती है? ये भी फॉल करती है आपके वेस्टर्न साइड यानी अरेबियन सी वाले साइड पे, ठीक है। मेजर स्टेट्स कवर्ड महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। लूनी की बात करें, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का, वेस्ट ऑफ अरावली ओरिजिनेट करती है। आप देखोगे पुष्कर के आसपास 2 ब्रांचेस के फॉर्म में, एक सरस्वती नदी और एक आपका साबरमती नदी, ठीक है, जो कि अगर आप देखोगे तो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं गोविंदगढ़ के आसपास। यहां से जो नदी है आपकी देखेंगे अरावली से बाहर निकलती है और उसको हम लूनी के नाम से जानते हैं। सो अगर आप देखोगे वेस्ट की तरफ फ्लो करती है तिलवाड़ा, एंड वहां पे एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है फ्लो करना स्टार्ट करती है और गुजरात का जो रान ऑफ कच्छ है उसको जाके एंटर कर लेती है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे ये डायरेक्टली जाके अरेबियन सी वगैरह में फॉल नहीं करती, बट रान ऑफ कच्छ वाले सेक्शन को ज्वाइन कर लेती है,
राइट। तो लूनी क्या है इंपॉर्टेंट, या द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम और राजस्थान पुष्कर के पास से निकलती है, 2 ब्रांचेस में, सरस्वती एंड साबरमती के फॉर्म में, जो कि मिलते हैं गोविंदगढ़ के अंदर, फिर अरावली से बाहर निकलते हुए बेटा ये जानी जाती है आज लूनी। आगे देखोगे तो रान ऑफ कच्छ यानी गुजरात वाले साइड पे जाके बच्चों ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर, जल्दी से लास्ट बातें करेंगे। तो यहां तक तो हमने देखा यार कि हमारे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम्स और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम्स की क्या क्या खासियत है, सबका एरिया कितना है, कौन से स्टेट से कवर करते हैं, कहां से निकलते हैं, तो पूरा फैक्चुअल चैप्टर है माय डियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम देखें, अगर हम भारत की नदियों की बात करें तो जो रिवर्स ऑफ इंडिया है ना दोस्तों, ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है। ठीक है, ह्यूज वॉल्यूम मतलब पानी इनमें बहुत ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, बट द प्रॉब्लम है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन पानी का बहुत अनइवन सा है। ठीक है, कई सारी पेरेनियल रिवर्स है जिनमें साल भर पानी रहता है, लगभग आपकी जो मैक्सिमम जो हिमालयन नदियां हैं वो आपकी पेरेनियल है, वाल जो नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं इसमें कुछ सीजन के टाइम पे पानी रहता है, जैसे रेनी सीजन में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसमें पानी बहुत कम रहता है। सिमिलरली मान लीजिए जब बाढ़ आ जाती है एक देश पार्ट के एक देश में, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरा इलाका जो है आपका बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इज देयर अ प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स या मैनेजमेंट। तो सवाल ये बहुत सिंपल है कि देखिए रिसोर्स तो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही भारत के अंदर, बट अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम स्कीम लेकर के आएंगे जिसमें हम इंटरलिंकिंग करेंगे रिवर्स की, यानी जिन रिवर्स के अंदर आप ये मान लीजिए कि पानी साल भर रहता है, अगर कैनाल्स के थ्रू उसके पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए ऐसी नदियों को कनेक्ट किया जाए जहां पे जो है पानी नहीं रहता है या सीजनल रहता है, तो पानी का अवेलेबिलिटी एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सवाल यही उठता है कि क्या इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा पानी जहां पे उसको ट्रांसफर करके किसी और वाटर बेसिन के अंदर, थे ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने लिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में कई बार पढ़ा भी होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स इसको लेकर के चल भी रहे इनफैक्ट। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव कि जहां पे आपके एक्स्ट्रा पानी है वहां से कुछ सिस्टम्स बना के जो है ड्रेनेज बेसिन से, ए ड्रेनेज बेसिन से जहां पे एक्स्ट्रा है उसके थोड़े से पानी को ट्रांसफर करके वहां डाला जाए जहां पे नदी काफी सूखी सी है। दिस विल हेल्प अलॉट, राइट। चलिए नाउ तो बहुत सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि वाटर को अगर प्लेन एरिया से आपको प्लाट्यू एरिया पे लेके जाना है तो आप कैसे लिफ्ट करोगे, बिकॉज प्लाट्यूज हाइट पे, प्लेन थोड़ा नीचे है। क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास नॉर्थ इंडियन रिवर्स के अंदर जिसको रेगुलर बेसिस पर ट्रांसफर किया जा सकता है? ठीक है, नो डाउट कि इट्स अ बिग चैलेंज, चैलेंज तो है क्योंकि बिकॉज हिमालयन नदियों में जो पानी है ना आपके हिली एरियाज में ज्यादा है, प्लेन्स तक आते आते रिवर्स मैक्सिमम पल्यूट हो जाती है, तो रिवर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगर हम उसके साथ टैकल कर पाते हैं, उसको डील कर पाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कुछ कैनाल सिस्टम्स बिल्ड करके, है ना, कुछ इनलैंड रेंज बना करके, मतलब कुछ चैनल्स बना करके हम पानी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेवर्स को इंटरलिंक कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डन, राइट। चलिए अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसा करना जरूरी भी क्यों, बिकॉज कई बार क्या होता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती अपने पास, है ना। फिर रिवर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कई बार रिवर में बहुत ज्यादा सिल्ट यानी जो मिट्टी जमा हो जाती है, सीजनल फ्लो ऑफ वाटर भी काफी अनइवन रहता है, मतलब कहीं बहुत ज्यादा पानी कहीं बहुत कम है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं काफी स्टेट्स के बीच में, राइट। कई बार चौक के चैनल्स हैं वो काफी सक्रिय हो चुके हैं बिकॉज जो सेटलमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब द पॉइंट इज कि इतने सारे चैलेंजेस और इन चैलेंजेस को डील करके एक सस्टेनेबल तरीके से रिवर मैनेजमेंट करना बच्चे, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर भारत को सस्टेनेबल तरीके से पानी को यूज करना है और उन एरियाज को यहाँ पे लिफ्ट आउट करना है ड्राइनेस से या ड्रॉट सिचुएशन से जहां सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, पानी के रिसोर्सेज कम है। अब देखिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे ना बहुत ध्यान से, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे इसी चीज पे काम कर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाया कहां पे, नर्मदा के ऊपर। तो नर्मदा का जो पानी है आप देखेंगे खासकर सप्लाई किया जा रहा है राजस्थान गुजरात के जो एकदम ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे लिफ्ट सिस्टम लगा के, मतलब पानी को नीचे से ऊपर उठा करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप देखोगे काफी सारे जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे नर्मदा का पानी पहुंचाया जा रहा है, विच इज अ गुड एग्जांपल बाय द वे। ठीक है, चलिए अब सवाल उठता है यार रिवर पोल्यूशन की, जब हम बात करते हैं, जब नदियों के पोल्यूशन की बात करते हैं अबाउट रिवर पोल्यूशन, तो सवाल उठता है भाई रिवर अपनी पोल्यूटेड क्यों। देखिए इसके कई सारे कारण है। पोल्यूशन अपना मेजर सोर्सेज आप देखोगे तो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट एक बहुत बड़ा रीजन है, सीवेज एक बहुत बड़ा रीजन है। कई बार आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे आपने देखा होगा शमशान घाट होते हैं, तो हम लोग जो मुर्दे वगैरह जला देते हैं, डेड बॉडीज फेंक देते हैं रिवर्स के अंदर, वो भी बहुत बड़ा पोल्यूशन है ना। फेस्टिवल्स के टाइम पे आप देखिए हम लोग कई बार रिवर्स को बहुत गंदा करते हैं, कई बार आप देखोगे लोग कपड़े वगैरह धोते हैं ना और गंदा मटेरियल्स फेंकते हैं रिवर्स के अंदर। सो ये मल्टीपल कॉजेज हैं जिसके थ्रू आपका रिवर पोल्यूशन होता है, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर आपको रिवर्स को लॉन्ग टाइम तक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो जरूरी है कि इन प्रॉब्लम्स को भी आपको केटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ टॉपिक आपका खत्म होता है एंड चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को पहले सौर ऑफ बंगाल कहते थे, तो हमने पढ़ा था कि जो दामोदर नदी थी दोस्तों ये सौर ऑफ बंगाल कहलाती थी, लेकिन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट बनने के बाद से इसके फ्लो को अभी हम कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो भारत के अंदर तो हमको पता है यार कि एक ही नदी हमारी यानी गंगा मैया, ठीक है, जिनका सबसे ज्यादा रिवर बेसिन आपको भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए
तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचायत। पंचनाद में अगर हम देखेंगे तो हमने पंजाड़ कह लीजिए, पंचनाद कह लीजिए, 5 नदियां हैं पंजाब वाले साइड की, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से इंडस नदी जो है इसका पार्ट नहीं है, बिकॉज इंडस खुद एक नदी है और बाकी जो है इसकी सपोर्टिंग नदियां हैं, ठीक है, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, तो ये बनाती है पंजाड़ का इलाका, सो दैट इज व्हाई इंडस इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, तो हमको पता है रिफ्ट वैली कौन बनाती है बच्चों, यहाँ पे नर्मदा बनाती है। ठीक है, तो नर्मदा आपको बताया है मैंने कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सतपुरा और विंध्याचल की पहाड़ियों को, बीच में ऐसे नर्मदा फ्लो कर रही होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाई अपने मेजर मेजर क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर, बिकॉज इजी भी है और आसान भी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस, यानी कौन सा जगह पे अलकनंदा और भागीरथी आके मिलते हैं, प्रयाग बनाते हैं। तो आपको बताया उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, और यहां पे जहां पे ये प्रयाग बनता है अलकनंदा और भागीरथी वाला, यहीं से हम नदी को गंगा नदी कहते हैं। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में बच्चों आप आंसर कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट गाइस। ओहो, मेरे को फिर से करंट लगा, सो सॉरी बच्चों। ठीक है, तो भाई फिर से ओपी लेवल का करंट लगा है मेरे को। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट बच्चा बाडी, आई गेस आपने बहुत अच्छा किया होगा, बढ़िया किया होगा, है ना। चलिए, तो बस इसी के साथ समय को समाप्त करते हैं, यानी चैप्टर को समाप्त करते हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे कूल, बाय बच्चा बाडी, टेक केयर एंड लव यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बढ़िया से पढ़ लेना यार, सिंपल बेसिक नोट्स हैं इसके, है ना, और सिंपल फैक्चुअल चीजें हैं। आप एक चार्ट सा भी बना सकते हो जिससे आप सारी नदियों का कैचमेंट एरिया, इधर अपना ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती हैं, कहां से उसका ओरिजिन है, तो अगर आप ये चार्ट ड्रॉ कर लेते हो तो भी बच्चे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको रीड करना। ठीक है, चल, सो बाय बाय, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, बाय बच्चों एंड टेक केयर, लव यू। ठीक है, मिलते हैं मेरे विजय के विजेताओं इन द नेक्स्ट क्लास।